Welcome to Nerdy Side, Chapter 1, Electric Charges and Fields. चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे, फिर इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टीज को समझेंगे, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कूलॉम्स लॉ, और फाइनली कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स को टैकल करने के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को कवर करेंगे। एकदम एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रहेगी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज आखिर है क्या? ये किसी भी मैटर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। जब भी आप किसी मटेरियल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है, राइट? और वो फोर्स इसी चार्ज की वजह से होता है। इसका फिजिकल इंट्यूशन बहुत सिंपल है। नॉर्मली सॉलिड मैटर न्यूट्रल होता है, पर जब इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होते हैं तो मैटर चार्ज एक्वायर कर लेता है। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स लूज करती है वो पॉजिटिव बन जाती है, और जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करती है वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेती है। अब पोलैरिटी ऑफ चार्ज का एक गोल्डन रूल समझते हैं। रूल एकदम डायरेक्ट है। लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। यानी अगर दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव चार्जेस पास आएंगे तो वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, पर अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होगा तो वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ये सिंपल फैक्ट पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फाउंडेशन है। अब मटेरियल्स के बेसिक इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को देखते हैं। कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से इजीली पास होने देते हैं, जैसे अपने मेटल्स हो गए, अर्थ या अपनी खुद की ह्यूमन बॉडी। ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आराम से मूव कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ आते हैं इंसुलेटर्स, जैसे ग्लास, प्लास्टिक और नायलॉन। ये इलेक्ट्रिसिटी के पैसेज को हाई रेजिस्टेंस देते हैं। इन पर अगर कोई चार्ज आता है तो वो मूव नहीं करता, बल्कि उसी स्पेसिफिक जगह पर लॉक्ड रहता है। चार्जेस की दो सबसे बेसिक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पे फोकस करते हैं। पहला है एडिटिविटी। किसी भी सिस्टम का टोटल चार्ज उसमें मौजूद इंडिविजुअल चार्जेस का अलजेब्रिक सम होता है। मतलब चार्जेस को आप नॉर्मल रियल नंबर्स की तरह ऐड कर सकते हो, बस उनके पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस का ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी प्रॉपर्टी है कॉन्जर्वेशन। एक आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज ना तो कभी क्रिएट हो सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय। अगर कोई रिएक्शन होता है तो चार्ज सिर्फ ट्रांसफर होगा, पर टोटल सिस्टम का ओवरऑल चार्ज पहले जितना ही रहेगा। अब इस चैप्टर के सबसे क्रिटिकल कॉन्सेप्ट पर आते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फॉर्मूला आपके सामने है, Q इक्वल्स टू NE। यहाँ N एक इंटीजर है और E इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का बेसिक चार्ज यूनिट है। इसका मतलब चार्ज हमेशा डिस्क्रीट पैकेट्स में एग्जिस्ट करता है। वो फ्रैक्शंस में ट्रांसफर नहीं हो सकता, यानी आधा इलेक्ट्रॉन या 1.5 इलेक्ट्रॉन कभी मूव नहीं कर सकता। अगर ये डिस्क्रीट पैकेट्स वाला कॉन्सेप्ट परफेक्टली क्लियर हो गया है तो कॉमेंट्स में एक बार हाइप जरूर करना। यहाँ से अपने चैप्टर के हैवी हिटर की एंट्री होती है कूलम्स लॉ। F इक्वल्स K टाइम्स Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर्ड। एक सेकंड पॉज लो और इस इक्वेशन को अपने माइंड में लॉक कर लो। ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड बताता है। चलो इस फॉर्मूला के वेरिएबल्स को जल्दी से डिकोड करते हैं। Q1 और Q2 अपने पॉइंट चार्जेस हैं जिनका यूनिट कूलम्स होता है। R उनके बीच का डिस्टेंस है जो न्यूमेरिकल्स में स्ट्रिक्टली मीटर्स में होना चाहिए। और अब आते हैं कांस्टेंट K पर। इसकी वैल्यू MCQs और न्यूमेरिकल्स में बार बार यूज होती है। 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर्ड पर कूलम स्क्वायर्ड। ये वैल्यू एक्चुअली परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पर डिपेंड करती है, जिसे हम एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। इस टेबल को अपने नोट्स में एग्जैक्टली ऐसे ही लिख लेना। अब देखो, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा, डायरेक्शन भी इंक्लूड करनी पड़ेगी। इसका वेक्टर नोटेशन देखो। जब हम फोर्सेस को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ये सिंगल इक्वेशन अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों केसेस को ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेती है। अगर Q1 और Q2 सेम साइन के हैं तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा और फोर्स वेक्टर आपकी डायरेक्शन ऑफ R कैप में होगा, यानी रिपल्शन। अगर ऑपोजिट साइंस हैं तो प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, जो डायरेक्शन को रिवर्स करके अट्रैक्शन शो करेगा। अब एक क्लासिक बोर्ड थियोरी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस क्या हैं? दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉज फॉलो करते हैं, पर सबसे बड़ा डिफरेंस उनके नेचर में है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्जेस पर डिपेंड करता है, तो ये अट्रैक्टिव या रिपल्सिव दोनों हो सकता है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा मासेस के बीच लगता है, इसलिए वो स्ट्रिक्टली हमेशा सिर्फ अट्रैक्टिव होता है। अगर हम इन दोनों फोर्सेस के स्ट्रेंथ कंपेयर करें तो एक और माइंड ब्लोइंग फैक्ट सामने आता है। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रेशियो उनके ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले लगभग 2.4 × 10⁻39 होता है। ये एक मैसिव नंबर है। ये प्रैक्टिकली प्रूव करता है कि सबएटॉमिक लेवल पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना ओवरवेलमिंगली स्ट्रॉन्गर है ग्रेविटी के कंपैरिजन में। अभी तक हम सिर्फ 2 पॉइंट चार्जेस की फोर्स की बात कर रहे थे,
पर एग्जाम में जनरली कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ चार्जेस आते हैं। यहाँ अप्लाई होता है अपना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल सिंपल टर्म्स में ये कहता है कि किसी एक चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स बाकी सभी चार्जेस के इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम होता है। सबसे ज़रूरी पॉइंट ये है कि इंडिविजुअल फोर्सेस दूसरे चार्जेस की प्रेजेंस से इंटरफेयर नहीं होते। आपको बस उन्हें इंडिविजुअली निकालकर वेक्टर लॉ से ऐड करना है। मैथमेटिकली टोटल फोर्स इक्वल होता है F12 प्लस F13 एंड सो ऑन। इन सब के ऊपर वेक्टर एरो जरूर ध्यान रखना। कूलम्स लॉ को इस सुपरपोजिशन फॉर्मूला के साथ कंबाइन करना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मुश्किल से मुश्किल न्यूमेरिकल सॉल्व करने की मास्टर की है। आप इंडिविजुअली पेयर्स पर कूलम्स लॉ अप्लाई करते हो, डायरेक्शंस मार्क करते हो और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से अपना फाइनल आंसर निकाल लेते हो। एग्जाम में न्यूमेरिकल्स को स्मूथली सॉल्व करने के लिए ये स्ट्रिक्ट 4 स्टेप फ्रेमवर्क फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। स्टेप 1, हमेशा नोन वैल्यूज़ और चार्जेस के साइंस पहले आइडेंटिफाई करके लिख लो। स्टेप 2, ये सबसे क्रूशल है, चेक करो कि यूनिट्स SI फॉर्मेट में हैं या नहीं। अगर डिस्टेंसेस सेंटीमीटर में हैं तो उन्हें मीटर्स में कन्वर्ट करो। स्टेप 3, अगर 2 चार्ज हैं तो डायरेक्टली कूलम्स लॉ लगाओ, ज़्यादा है तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल चूज करो। और फाइनल स्टेप, डायग्राम बनाकर वेक्टर डायरेक्शंस रिजॉल्व करो और कैलकुलेशन कंप्लीट करो। इस फ्रेमवर्क को सीधा अपने रफ नोट्स में ऐड कर लो। अब वो गलतियां देखते हैं जहां स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा मार्क्स लूज करते हैं। पहला ट्रैप है यूनिट कन्वर्जन, माइक्रो कूलम को डायरेक्टली यूज कर लेना बिना 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई किए। दूसरा है फोर्स निकालते वक्त साइंस का वेक्टर कन्वेंशन भूल जाना। और तीसरा, जो जल्दबाजी में सबसे ज़्यादा होता है, वो है कूलम फॉर्मूला के डिनोमिनेटर में डिस्टेंस r का स्क्वायर करना भूल जाना। अगर ये एग्जाम पॉइंट्स और वार्निंग्स आपकी प्रिपरेशन में सच में हेल्पफुल लग रही हैं तो एक बार कमेंट्स में हाइप ज़रूर करना। ये मिस्टेक्स बिल्कुल अवॉइड करनी है हमें। तो इस लेक्चर में हमने जो कोर कॉन्सेप्ट्स देखे हैं उनका एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। चार्ज हमेशा डिस्क्रीट पैकेट्स में क्वांटाइज होता है, जिसका फॉर्मूला है Q = NE। 2 स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स हम डायरेक्टली कूलम्स लॉ से निकालते हैं। और एंड में जब मल्टीपल चार्जेस हों तो टोटल फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करते हैं बाय अप्लाइंग वेक्टर एडिशन। चैप्टर 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस एक्सप्लेनर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, कंडक्टर्स और कैपेसिटर्स के मैकेनिज्म को एकदम डीपली और डायरेक्टली समझेंगे। बोर्ड्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोनों के लिए ये एक हाई वेटेज टॉपिक है, तो अपना पूरा फोकस यहां रखना। सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आखिर होता क्या है। इसे हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं। इमेजिन करो एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पॉइंट तक लाने में आपको जो एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है ना, वही उस पॉइंट का पोटेंशियल होता है। कंडीशन बस एक है कि एक्सेलरेशन 0 होनी चाहिए। इसका इक्वेशन बहुत सिंपल है, V = W/Q, यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब इसी वर्क डन से जुड़ी हुई एक और टर्म आती है, पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम U कहते हैं। देखो, जब आप किसी चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट पुश करते हो तो वो किया गया एक्सटर्नल वर्क गायब नहीं होता, वो सिस्टम के अंदर एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। रिलेशन बन जाता है U = Q × V। और एक फंडामेंटल पॉइंट हमेशा याद रखना, सिस्टम की टोटल काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कंटिन्यूसली कंजर्व्ड रहती है। अगर हम कंडक्टर्स को एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स में रखें तो उनका बिहेवियर काफ़ी इंटरेस्टिंग निकल के आता है। ये डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में इजीली पूछे जाने वाले हाई यील्ड पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, एक कंडक्टर के इंटीरियर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी E हमेशा 0 होता है, क्योंकि फ्री चार्जेस खुद को ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं कि इंटरनल फील्ड कैंसिल हो जाए। सेकेंड, स्टैटिक सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कंडक्टर के सरफेस के नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर होता है। और थर्ड, इंटीरियर में कोई भी एक्सेस चार्ज नहीं रुकता, सब का सब आउटर सरफेस पर आ जाता है। अब इस कैविटी वाले केस को समझते हैं। इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। अगर किसी कंडक्टर के अंदर एक कैविटी है तो उस कंडक्टर के बाहर चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग या फ्लक्चुएटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों ना हो, उस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज 0 रहेगा। ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली बहुत प्रैक्टिकल है। जो सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, उन्हें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस से बचाने के लिए ऐसे ही मेटालिक बॉक्सेस में शील्ड किया जाता है। कंडक्टर्स क्लियर करने के बाद लेट्स टॉक अबाउट डाइलेक्ट्रिक्स। ये बेसिकली इंसुलेटर्स या नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस होते हैं। इनमें चार्ज कैरियर्स इजीली मूव नहीं कर सकते, लेकिन जब इन्हें एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो इनके मॉलिक्यूल स्ट्रेच या रीओरिएंट होते हैं। इसे हम पोलराइजेशन कहते हैं। इसका रिलेशन एकदम क्लियर है, पोलराइजेशन P = ससेप्टिबिलिटी टाइम्स E।
इस इंड्यूस्ड पोलराइजेशन की वजह से डाइलेक्ट्रिक के अंदर का टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड वीकन या रिड्यूस हो जाता है। चलिए अब इस चैप्टर के सबसे क्रूशियल पार्ट पर मूव करते हैं, कैपेसिटर्स। कैपेसिटर बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है जिसमें दो कंडक्टर्स एक इंसुलेटर से सेपरेटेड होते हैं और इसका मेन काम चार्ज और एनर्जी स्टोर करना है। इनकी कैपेसिटी को हम कैपेसिटेंस या C कहते हैं, विच इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस। इक्वेशन C इक्वल्स Q/V से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। इसकी SI यूनिट फेराड है। प्रैक्टिकली बताऊं तो 1 फैरेड एक बहुत ही बड़ी यूनिट होती है, इसलिए न्यूमेरिकल्स में हम ज्यादातर माइक्रोफैरेड या पिकोफैराड यूज करते हैं। इस स्टैंडर्ड पैरेलल प्लेट सेटअप को देखिए। हमारे पास दो पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स हैं। हर एक प्लेट का सरफेस एरिया कैपिटल A है और उन दोनों के बीच का छोटा सा सेपरेशन डिस्टेंस स्मॉल d है। इन्हीं ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स पर एक कैपेसिटर की एक्चुअल कैपेसिटी डिपेंड करती है। लेट्स सी द मैथ बिहाइंड इट। अब इस इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पर थोड़ा ध्यान दीजिए। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इस रिलेशन से एक चीज बिल्कुल क्लियर होती है, कैपेसिटेंस इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि कैपेसिटर पे कितना चार्ज है या कितना वोल्टेज है। ये कंप्लीटली उसकी फिजिकल ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है, यानी प्लेट्स का एरिया कितना बड़ा है और उनके बीच का डिस्टेंस कितना कम है। यहाँ एक बहुत बढ़िया एग्जाम ट्रिक समझते हैं। अगर हम इन कैपेसिटर प्लेट्स के बीच के गैप में वैक्यूम की जगह एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। नया कैपेसिटेंस ओरिजिनल वैक्यूम कैपेसिटेंस का K टाइम्स हो जाता है। सो C इज इक्वल टू K इंटू C0। बिना ज्योमेट्री चेंज किए चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ाने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। सर्किट्स में इन कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशंस का लॉजिक भी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बस इन्हें रेजिस्टर्स वाले फॉर्मूला से बिल्कुल कंफ्यूज मत करना, ये स्ट्रिक्टली उल्टे चलते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 होता है। एक मेमोरी ट्रिक हमेशा याद रखना, सीरीज में चार्ज यानी Q हमेशा सेम रहता है। वही पैरेलल की बात करें तो कैपेसिटेंस डायरेक्टली ऐड होता है, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, और यहाँ दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल यानी V कांस्टेंट रहता है। जब एक कैपेसिटर चार्ज होता है तो एक्सटर्नल बैटरी को इस चार्ज को ट्रांसफर करने में वर्क करना पड़ता है और ये टोटल वर्क कैपेसिटर में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ये फंडामेंटल फॉर्मूला एकदम दिमाग में बिठा लो, U इज इक्वल टू 1/2CV²। क्वेश्चन में क्या डेटा गिवन है उसके हिसाब से हम इसके ऑल्टरनेट फॉर्म्स Q²/2C या 1/2QV भी परफेक्टली यूज कर सकते हैं। एक क्विक फॉर्मूला जो डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में फ्लैश होता है वो है इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। ये बस एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम है। इसका मैथमेटिकल फॉर्म ½ε0E² है। ये कॉन्सेप्ट फिजिकली प्रूव करता है कि एनर्जी एक्चुअल में कंडक्टर्स में नहीं बल्कि उनके बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में स्टोर होती है। देखो, फिजिक्स अधूरी है बिना न्यूमेरिकल्स के। इनको अप्रोच करने का एक डायरेक्ट सिस्टम फॉलो करो। सबसे पहले नोन वैल्यूज लिखो, फिर चेक करो कि क्या यूनिट्स SI में हैं, अगर नहीं तो उन्हें कन्वर्ट करो। फिर सूटेबल इक्वेशन या फॉर्मूला सिलेक्ट करो और एंड में डायरेक्शन को ध्यान में रखकर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो। अगर ये स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच क्लियर लग रहा है तो इस एक्सप्लेनर को जरूर एक बार हाइप कर देना। लेकिन सब कुछ समझने के बाद भी एक सवाल उठता है। कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है, फॉर्मूलाज याद हो जाते हैं, फिर भी एग्जाम्स में मार्क्स कहाँ कटते हैं? क्या रीजन है कि आते हुए न्यूमेरिकल्स भी गलत हो जाते हैं? ये 3 कॉमन मिस्टेक्स हैं जिन्हें आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। फर्स्ट, यूनिट कन्वर्जन्स। स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट फैरेड में फॉर्मूला लगा देते हैं बिना पावर्स ऑफ 10 लगाए। हमेशा याद रखना, माइक्रो को 10 की पावर -6 और पिको को 10 की पावर -12 से रिप्लेस करना है। सेकंड, जल्दी में कैपेसिटर के सीरीज और पैरेलल क्वेश्चंस को रेजिस्टर्स के लॉजिक से सॉल्व कर देना। और थर्ड, पोटेंशियल्स निकालते वक्त साइंस को प्रॉपर्ली सब्ट्रैक्ट नहीं करना। प्लीज बी माइंडफुल ऑफ द चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम 4 मेन कॉन्सेप्ट्स टारगेट करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट का बेसिक आइडिया, ओम्स लॉ, किरचॉफ्स रूल्स जो स्पेशली कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स के लिए हैं, और व्हीटस्टोन ब्रिज। ये सभी टॉपिक्स एग्जाम्स के लिए हाई वेटेज है, तो पूरा फोकस यहां रखना। सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली होता क्या है? सिंपल टर्म्स में इट्स जस्ट चार्जेस का फ्लो। इमेजिन करो एक छोटा सा क्रॉस सेक्शनल एरिया। उस एरिया के अक्रॉस एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में नेट कितना चार्ज फ्लो कर रहा है किसी गिवन टाइम t में, बस वही करंट है। इसका बेसिक फॉर्मूला है I = Q/T। और अगर इंस्टेंटेनियस करंट निकालना हो तो हमारा फॉर्मूला बनता है I = dQ/dt। करंट फंडामेंटली इसी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को मेजर करता है। अब ध्यान देना, करंट हमेशा एक जैसा नहीं होता। 2 मेन टाइप के फ्लोज होते हैं। एक होता है स्टेडी करंट
जो हमारी एवरीडे डिवाइसेस में मिलता है, जैसे एक सेल ड्रिवन क्लॉक या टॉर्च ले लो, जहां करंट एक कांस्टेंट रेट पर स्मूथली फ्लो करता है, बिल्कुल एक शांत नदी की तरह। दूसरा होता है ट्रांजिएंट करंट। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है लाइटनिंग स्ट्राइक्स, यानी बिजली का गिरना। यहाँ चार्जेस क्लाउड से अर्थ तक बहुत हैवी अमाउंट में फ्लो करते हैं, बट सिर्फ कुछ मिली सेकेंड्स के लिए। ये स्टेडी बिल्कुल नहीं होता। इस चैप्टर में हमारा पूरा फोकस सिर्फ स्टेडी करंट्स पर ही रहेगा। अब आते हैं उस लॉ पर जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का ऑलमोस्ट बेस है, ओम्स लॉ। अगर एक कंडक्टर के एंड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V है और उसमें से करंट I फ्लो कर रहा है, तो ओम्स लॉ कहता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी V इक्वल्स टू R इंटू I। यहां पर जो कैपिटल R है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। इसकी SI यूनिट ओम्स होती है। रेजिस्टेंस बेसिकली कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जो करंट के स्मूथ फ्लो को रोकने की कोशिश करती है। लेकिन एक वार्निंग है यहाँ, ओम्स लॉ कोई यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर नहीं है जिसे हर चीज फॉलो करेगी। बहुत सारे एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करते हैं। हर डिवाइस का VI ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन नहीं होता। एग्जाम में अक्सर नॉन ओमिक डिवाइसेस के एग्जाम्पल्स पूछते हैं। एक क्लासिक एग्जाम्पल है डायोड, जहां VI रिलेशनशिप लीनियर नहीं होती और वोल्टेज का साइन रिवर्स करने पे करंट का मैग्नीट्यूड सेम नहीं रहता। एक और मटीरियल है गैलियम आर्सेनाइड, जिसमें सेम करंट के लिए एक से ज्यादा वोल्टेज वैल्यूज हो सकती हैं। तो ये फॉर्मूला तभी लगाना जब कंडक्टर एक्सप्लिसिटली ओमिक दिया हो। अब रेजिस्टेंस R को थोड़ा फिजिकली समझते हैं। रेजिस्टेंस सिर्फ मटेरियल टाइप पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि उसके डायमेंशंस पर भी डीपली डिपेंड करता है। अब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखते हैं। R इक्वल्स टू रो इंटू L डिवाइडेड बाय A। यहाँ L है कंडक्टर की लेंथ और A है क्रॉस सेक्शनल एरिया। और ये जो सिंबल रो है, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ध्यान रखना, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बिल्कुल अलग हैं। रेजिस्टिविटी एक ऐसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो सिर्फ मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, उसकी लेंथ या एरिया पर नहीं। इस डायमेंशन वाले कंसेप्ट की रियल इंट्यूशन समझते हैं। इमेजिन कीजिए एक रेक्टेंगुलर स्लैब। अगर हम इसकी लेंथ यानी L को बढ़ा दें, तो करंट को ट्रैवल करने के लिए ज़्यादा लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा, मतलब रुकावट या रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। वहीं अगर हम इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी A बढ़ा दें, तो रास्ता चौड़ा हो जाएगा और चार्जेस और भी इजीली फ्लो करेंगे, जिसका मतलब है रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। अगर यहाँ तक कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर लग रहे हैं तो एक बार हाइप जरूर करना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सिंपल सर्किट जहां सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस विजिबली दिख जाते हैं, वहां आपका बेसिक ओम्स लॉ से काम चल जाता है। लेकिन एग्जाम्स में डायरेक्टली आते हैं कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स, जहां मल्टीपल सेल्स और रेजिस्टर्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। वहां आपका नॉर्मल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का लॉजिक कंप्लीटली फेल हो जाता है। ऐसे नेटवर्क्स को सिस्टमैटिकली सॉल्व करने के लिए ही हमें किरचॉफ्स रूल्स की जरूरत पड़ती है। किरचॉफ के सर्किट प्रॉब्लम्स अप्रोच करने का एक एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप मेथड होता है। स्टेप 1, सर्किट डायग्राम में हर ब्रांच के लिए एक अननोन करंट असाइन करो, प्रॉपर एरोस के साथ। स्टेप 2, उन्हीं वेरिएबल्स को मिनिमाइज करने के लिए जंक्शन रूल लगाओ। स्टेप 3, डिफरेंट क्लोज लूप्स आइडेंटिफाई करो और उनमें लूप रूल अप्लाई करके इक्वेशंस बनाओ। और स्टेप 4, जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस आएंगी उनको केयरफुली सॉल्व करो। एक अच्छा न्यूमेरिकल फ्लो हमेशा यही होना चाहिए। पहले क्वेश्चन रीड करके वेरिएबल समझो, फिर इक्वेशंस का थिंकिंग प्रोसेस सेट करो, फाइनली सॉल्व करो और एग्जैक्ट आंसर निकालो। पहला रूल समझते हैं जंक्शन रूल। ये बहुत ही सिंपल लॉजिकल स्टेटमेंट है। किसी भी जंक्शन पर जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट एग्जैक्टली लीव करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि चार्जेस किसी भी पॉइंट पर सडनली इकट्ठे या गायब नहीं हो सकते। ये स्पेसिफिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। एग्जाम में ये लाइन एज एन MCQ डायरेक्टली आती है, सो ध्यान रखना कि जंक्शन रूल इक्वल्स चार्ज कंजर्वेशन। दूसरा रूल है लूप रूल। ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। इसके हिसाब से किसी भी क्लोज्ड सर्किट लूप में सारे पोटेंशियल चेंजेस का अलजेब्रिक सम हमेशा 0 होता है, मतलब नेट डेल्टा V इक्वल्स टू 0। इसका फिजिकल मीनिंग ये है कि अगर आप सर्किट में घूमकर वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आते हो तो नेट एनर्जी का कोई गेन या लॉस नहीं होता। इसीलिए लूप रूल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है। यहाँ वोल्टेज ड्रॉप्स और गेन्स का एक्यूरेट ट्रैक रखना बहुत क्रूशियल है। एक क्लासिक बोर्ड लेवल मेसी सर्किट को अप्रोच करने का लॉजिक अपने नोट्स में ऐड कीजिए। सबसे पहले अननोन ब्रांच करंट्स लाइक I1, I2, I3 एरोस के साथ जंक्शंस पे असाइन किए जाते हैं। एक बार वेरिएबल सेट हो गए, उसके बाद बस क्लोज्ड लूप्स को पकड़ना है। जैसे एक लूप ले लिया और उसके अराउंड चलते हुए साइन कन्वेंशंस के हिसाब से हम वोल्टेज इक्वेशंस लिखते हैं। ये अप्रोच एक बार दिमाग में सेट हो गई तो कोई भी न्यूमेरिकल आपको हिला नहीं सकता। किरचॉफ्स रूल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज। इस स्पेसिफिक लेआउट में 4 रेजिस्टर्स होते हैं, R1, R2, R3 और R4। इनके वर्टिसेस
बी और डी के बीच में एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होता है, जिसे हम गैल्वेनोमीटर आर्म कहते हैं। ये स्पेसिफिक ब्रिज सर्किट एक स्पेशल कंडीशन शो करता है जो हमारी अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए बहुत काम आती है। और वो स्पेशल कंडीशन है बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन। एक व्हीटस्टोन ब्रिज तभी बैलेंस कहलाता है जब सेंटर वाले गैल्वानोमीटर आर्म में जीरो करंट फ्लो करे, यानी IG = 0। इस कंडीशन में दोनों साइड के रेजिस्टेंस का रेशियो परफेक्टली बराबर हो जाता है। R2/R1 इक्वल हो जाता है R4/R3 के। ये फॉर्मूला एग्जाम्स में डायरेक्ट पॉइंट्स देता है, लेकिन स्ट्रिक्ट पॉइंट टू नोट, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तब यूज होगा जब सेंट्रल करंट क्लियरली 0 दिया हो। अब फॉर्मूलाज क्लियर हैं तो यूनिट एरर से बचना भी सीखना है। ये टेबल एक अल्टीमेट चीट शीट है। डायमेंशनल फॉर्मूलाज और यूनिट्स फिजिक्स एग्जाम्स में अक्सर हिडन मार्क्स काटते हैं। जैसे रेजिस्टिविटी की यूनिट सिर्फ ओम्स नहीं, ओम मीटर होती है। अपने नोट्स में इस टेबल को डेफिनेटली उतार लो। रिवीजन के वक्त ये लिस्ट आपके बहुत मार्क्स बचाएगी। और हाँ, अगर अब तक लेक्चर हेल्पफुल लग रहा है तो एक बार हाइप जरूर करना। अब आते हैं एक बहुत जरूरी टॉपिक पर, कॉमन मिस्टेक्स। पेपर अटेम्प्ट करते वक्त मैक्सिमम स्टूडेंट्स कहाँ फंसते हैं? पहला पिटफॉल है लूप रूल के टाइम पर रॉन्ग साइन कन्वेंशन। कब EMF पॉजिटिव लेना है और कब नेगेटिव, इसमें बिल्कुल क्लियर माइंड रखना। दूसरा बड़ा ब्लंडर यूनिट कन्वर्जन्स में आता है। एरिया दे दिया मिलीमीटर्स में और आपने बिना मीटर स्क्वायर किए डायरेक्ट डिवाइड कर दिया। और तीसरी सबसे आम गलती है कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स में डायग्राम्स को ठीक से एनालाइज नहीं कर पाना। इन पिटफॉल्स को इंटेंशनली अवॉइड करने की हैबिट डाल लो। यहाँ एक छोटा सा मेमोरी ट्रिक है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपकी बहुत हेल्प करेगा। करंट इज अ स्केलर, ऑल्दो वी रिप्रेजेंट करंट विद एन एरो। हम सर्किट डायग्राम में एरो जरूर बनाते हैं डायरेक्शन दिखाने के लिए, लेकिन करंट वेक्टर नहीं होता। क्यों? क्योंकि जंक्शन पे मिलने वाले दो करंट्स सिंपल स्केलर नंबर्स की तरह डायरेक्टली ऐड होते हैं। वेक्टर्स की तरह उनके बीच का एंगल यहाँ कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करता। सो टेक्निकली करंट डज नॉट ओबे वेक्टर एडिशन लॉज। ऑलवेज रिमेंबर, करंट एक स्केलर क्वांटिटी ही कंसिडर होती है। तो इस लेक्चर में हमने एग्जैक्टली क्या क्या इफेक्टिवली कवर कर लिया। हमने स्टेडी करंट के I = Q/T वाले लॉजिक से स्टार्ट किया, फिर V = IR से ओम्स लॉ, एंड देन R = ρL/A डिराइव किया। फिर कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स हैंडल करने के लिए किरचॉफ्स के चार्ज और एनर्जी कंजर्वेशन वाले बेसिक रूल्स को ब्रेक डाउन किया, और फाइनली व्हीटस्टोन ब्रिज की नल करंट कंडीशन को समझा। सारे मेजर हाई हील्ड एग्जाम कॉन्सेप्ट्स यहाँ इफेक्टिवली बंडल हो गए हैं। जाने से पहले एक प्योरली न्यूमेरिकल थॉट आपके माइंड में लीव कर रहा हूं। अगर हम एक गिवन वायर की लेंथ को परफेक्टली डबल कर दें और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को एग्जैक्टली हाफ कर दें, तो उसकी नई रेजिस्टेंस R में क्या फाइनल चेंज आएगा? चैप्टर 4, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। चलिए स्टार्ट करते हैं। फटाफट चैप्टर का रोड मैप देख लेते हैं ताकि आपको पता हो आज नोट्स में क्या क्या आएगा। हम स्टार्ट करेंगे लॉरेंस फोर्स से, फिर बायो-सावर्ट्स लॉ, एम्पियर्स लॉ, पैरेलल कंडक्टर्स के बीच की फोर्स, और आखिर में गैल्वेनोमीटर। एकदम डायरेक्ट और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रहेगी। तो फर्स्ट सेक्शन है लॉरेंस फोर्स एंड कंडक्टर फोर्स। देखो, चैप्टर 1 में ये क्लियर था कि स्टेशनरी चार्जेस सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड्स बनाते हैं, राइट? पर जैसे ही चार्ज मूव करता है, मैग्नेटिक फील्ड पिक्चर में आती है, और ये फील्ड दूसरे मूविंग चार्जेस पर फोर्स लगाती है। अब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखते हैं। F = Q V × B + E। ये इक्वेशन बताती है कि एक मूविंग चार्ज पर टोटल कितना फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से। एक चीज नोटिस करना, मैग्नेटिक फोर्स वाला पार्ट क्रॉस प्रोडक्ट है। इसका मतलब फोर्स आपकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होगी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर एक सिंगल चार्ज की जगह हमारे पास एक पूरा स्ट्रेट रॉड या वायर हो जिसमें करंट I फ्लो कर रहा हो, तब क्या होगा? फॉर्मूला बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है। F = IL × B। यहाँ पे जो L है वो कंडक्टर की लेंथ का वेक्टर है, और इसकी डायरेक्शन बिल्कुल वही होती है जो आपके करंट की डायरेक्शन होती है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आता है। इन क्रॉस प्रोडक्ट्स में डायरेक्शन का आना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं राइट हैंड रूल। रूल एकदम सिंपल है। इमेजिन करो आपने अपने राइट हैंड से वायर को पकड़ा हुआ है। अगर आपका थंब करंट की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स कर्ल होंगी ना, वही आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। और अगर V × B निकालना है तो V से B की तरफ फिंगर्स कर्ल करो, थंब फोर्स दिखाएगा। अगर ये राइट हैंड रूल का लॉजिक क्लियर लग रहा है तो हाइप कर देना। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, सेक्शन 2, बायो-सावर्ट लॉ। अभी तक हमने फोर्स की बात की, पर ये मैग्नेटिक फील्ड्स एक्चुअल में प्रोड्यूस कैसे होती हैं? बायो-सावर्ट लॉ हमें यही समझाता है। इसका रियल इंट्यूशन ये है कि अगर किसी अजीब से शेप के वायर की फील्ड निकालनी हो तो उसको छोटे छोटे एलिमेंट्स में ब्रेक कर दो। एक टाइनी करंट एलिमेंट IDL की वजह से R डिस्टेंस पर कितनी छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड DB बनेगी,
ये लॉ हमें एग्जैक्टली वही कैलकुलेट करके देता है, जिसके बाद हम पूरे वायर के लिए इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब इसका मैथ्स देखते हैं। dB इक्वल्स म्यू नॉट बाय 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय आई dl क्रॉस r डिवाइडेड बाय r क्यूब। यहाँ एक कांस्टेंट है म्यू नॉट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और SI यूनिट्स में इसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। ये म्यू नॉट वाला कांस्टेंट ध्यान से नोट कर लो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में इसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तीसरा मेजर टॉपिक, सेक्शन 3, एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो काम गॉसेस लॉ करता था, वही सेम काम मैग्नेटिज्म में एम्पेयर्स लॉ करता है। ये फील्ड्स निकालने का एक बहुत एलिगेंट तरीका है। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग किसी भी क्लोज्ड एम्पेरियन लूप के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल बराबर होता है म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय उस लूप के अंदर से टोटल एनक्लोज्ड करंट के, यानी इंटीग्रल B.dl इक्वल्स म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। बोर्ड्स या कंपैरेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो हम एम्पियर्स लॉ को बायो-सावर्ट के ऊपर कब प्रेफर करते हैं? सिंपल सी बात है, जब ऑब्जेक्ट्स हाईली सिमेट्रिकल हों, जैसे इन्फिनाइट स्ट्रीट वायर या लॉन्ग सोलेनॉइड। ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को एकदम ईजी बना देता है, क्योंकि ये बाउंड्री की फील्ड को इंटीरियर सोर्स से डायरेक्टली रिलेट करता है। पर एक कंडीशन ध्यान रखना, ये लॉ सिर्फ स्टेडी करंट्स के लिए वैलिड है, जो टाइम के साथ चेंज नहीं होते। सेक्शन 4, फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट्स। ये एग्जाम्स का एक बहुत क्लासिक टॉपिक है। सोचो क्या होगा जब दो करंट कैरिंग वायर्स एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल रखे हों। मान लो दो कंडक्टर्स हैं A और B, और उनके बीच का डिस्टेंस D है। जब करंट फ्लो होता है तो कंडक्टर A अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और ये फील्ड कंडक्टर B पर एक साइडवेज फोर्स लगाती है, और बिल्कुल सेम चीज कंडक्टर B कंडक्टर A के साथ करता है। अब इस फोर्स का मैग्नीट्यूड और फॉर्मूला देखते हैं। ये ध्यान रखना कि इन वायर्स के बीच लगने वाली फोर्स को हम फोर्स पर यूनिट लेंथ में एक्सप्रेस करते हैं। F इक्वल्स म्यू लॉट इंटू IA इंटू IB डिवाइडेड बाई 2 पाई D। ये फॉर्मूला डायरेक्टली दिमाग में बैठा लो। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, स्टैंडर्ड SI यूनिट जो होती है ना एम्पियर की, उसकी एग्जैक्ट थ्योरेटिकल डेफिनेशन इसी फोर्स फॉर्मूला से डिराइव की जाती है। यहाँ पे एक बहुत जरूरी मेमोरी ट्रिक है साइंस के लिए। पैरेलल करंट्स यानी करंट अगर सेम डायरेक्शन में है तो वायर्स हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और एंटी पैरेलल करंट्स जहां डायरेक्शन ऑपोजिट हो वो रिपेल करते हैं। ध्यान देना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बिल्कुल ऑपोजिट है। वहां लाइक चार्जेस रिपेल करते थे, पर यहां सेम डायरेक्शन वाले करंट्स अट्रैक्ट करते हैं। गलती मत करना इसमें। आते हैं आज के फाइनल मेजर टॉपिक पर, सेक्शन 5, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। करंट्स और फील्ड्स की थ्योरी हो गई, पर रियल लाइफ में इनको मेजर कैसे करेंगे? वहां काम आता है गैल्वेनोमीटर। ये डिवाइस प्योरली मैग्नेटिक टॉर्क के प्रिंसिपल पर काम करता है। जब एक करंट कैरिंग कॉइल को यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक टॉर्क लगता है, टॉ इक्वल्स टू m क्रॉस b। यहाँ m है मैग्नेटिक मोमेंट, जो कि बराबर होता है NIA के। इसी टॉर्क की वजह से कॉइल घूमती है और हमें नीडल पर डिफ्लेक्शन मिलता है। अब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखो। गैल्वेनोमीटर को डायरेक्ट सर्किट में लगाकर हाई करंट या वोल्टेज नहीं नाप सकते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, जल जाएगा। इसलिए उसको मॉडिफाई करना पड़ता है। और ये कंपैरिजन एमीटर और वोल्ट मीटर का आपके एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। गैल्वानोमीटर को एमीटर बनाने के लिए हम उसके पैरेलल में एक बहुत छोटी रेजिस्टेंस लगाते हैं, जिसको शंट कहते हैं। ऐसा इसलिए ताकि एमीटर का इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस एकदम ना के बराबर हो जाए और वो सर्किट के एक्चुअल करंट को ड्रॉप ना करे। दूसरी तरफ देखें तो वोल्टमीटर बनाने के लिए हम सीरीज में एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस लगाते हैं। इससे जब उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो वो मेन सर्किट से नेग्लिजिबल करंट ड्रॉ करता है और अनडिस्टर्ब्ड वोल्टेज ना पाता है। तो कॉन्सेप्ट्स और थ्योरी यहाँ कंप्लीट होती है। अब आते हैं चैप्टर के सबसे क्रूशल पार्ट पर, न्यूमेरिकल अप्रोच। एग्जाम में इन क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना है? देखो, मैग्नेटिज्म के न्यूमेरिकल्स करने का एक सेट प्रोसेस है। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करके सभी नोन वैल्यूज लिखो, जैसे करंट, मैग्नेटिक फील्ड या डिस्टेंस। फिर डिसाइड करो फॉर्मूला कौन सा लगेगा। इन्फिनिट वायर दिखे तो एम्पियर लगाओ, पार्टिकल की फोर्स की बात हो तो लॉरेंस। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, जहां सबसे ज्यादा मार्क्स कटते हैं, राइट हैंड रूल लगाकर क्रॉस प्रोडक्ट के साइंस ठीक से चेक करो। और फाइनली पावर्स ऑफ 10 का ध्यान रखते हुए केयरफुल कैलकुलेशन करो। अब नोट करो वो कॉमन मिस्टेक्स जो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स करते हैं। पहला, V क्रॉस B में वेक्टर डायरेक्शन रिवर्स ले लेना। दूसरा, जल्दीबाजी में डिस्टेंस को सेंटीमीटर से मीटर्स में कन्वर्ट करना भूल जाना। तीसरा, अभी जो मैंने बताया, वायर्स और चार्जेस के अट्रैक्शन रूल्स को आपस में मिक्सअप कर देना। और एक फाइनल ट्रैप, ये अज्यूम करना कि अगर टर्न्स बढ़ाने से करंट सेंसिटिविटी बढ़ती है तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी।
ऐसा नहीं होता। जब टर्न्स बढ़ाते हैं तो वायर की लेंथ और रेजिस्टेंस दोनों डायरेक्टली बढ़ जाते हैं, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी यूजुअली अनचेंज रहती है। हेल्पफुल लग रहा है तो एक बार हाइप जरूर करना। तो इस लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलाज और न्यूमेरिकल्स एकदम प्रॉपर रिवाइज कर लिए। लॉरेंस फोर्स देखा, बायो-सावर्ट और एम्पियर्स लॉ से फील्ड्स निकालना सीखा, पैरेलल वायर्स का अट्रैक्शन रिपल्शन समझा और फाइनली गैल्वेनोमीटर कन्वर्जन्स भी क्लियर कर लिए। अब लेक्चर वाइंड अप करने से पहले एक सिंपल लेकिन बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है आपके लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स को लिंक करके सोचना। चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स के बेसिक्स, फैराडे और लेंज लॉज, मोशनल ईएमएफ के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस और लास्ट में एसी जनरेटर और कॉमन एग्जाम मिस्टेक्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1 बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझने के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स सबसे पहला और ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। अब ये एग्जैक्टली क्या है? सिंपल टर्म्स में किसी भी सरफेस एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास कर रही हैं उसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखते हैं। फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। यहाँ थीटा एंगल बहुत क्रूशल है। ये मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है। डॉट प्रोडक्ट है ना, इसलिए अलाइनमेंट मैटर करती है। और हाँ, इसकी ऐसा यूनिट ध्यान रखना, वेबर होती है। अब माइकल फैराडे के इस फेमस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से समझो। जब उन्होंने मैग्नेट को कॉइल के पास स्टेशनरी रखा तो गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन था, कोई करंट नहीं। पर जैसे ही उन्होंने मैग्नेट को कॉइल की तरफ पुश किया या दूर पुल किया, गैल्वेनोमीटर तुरंत डिफ्लेक्ट हुआ। इसका सीधा सा मतलब है कि सिर्फ मैग्नेट का पास होना काफी नहीं है, मैग्नेट और कॉइल के बीच का रिलेटिव मोशन ही उस क्लोज्ड कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस करता है। सेक्शन 2 फैराडे और लेंज़ लॉज। एक्सपेरिमेंट का लॉजिक तो समझ लिया, अब आते हैं इसके कोर मैथमेटिकल रूल्स पर। फैराडे का लॉ सिंपल है। ईएमएफ तभी आएगा जब टाइम के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होना एब्सोल्युटली मैंडेटरी कंडीशन है। अब मेन फॉर्मूला ध्यान से देखो। एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बी बाई डी टी। यहाँ कैपिटल एन है नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, मतलब ज्यादा टर्न्स तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी ज्यादा, और डी फाई बी बाई डी टी फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज शो करता है। पर ध्यान दिया आपने, इस फॉर्मूले में एक माइनस साइन लगा हुआ है। ये माइनस साइन पूरी फिजिकल कहानी बदल देता है। आइए देखते हैं क्यों। ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है लेंज़ लॉ को। लेंज़ लॉ कहती है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा उस चेंज को अपोज करेगी जिसने उसको प्रोड्यूस किया है। एक तरह से ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का डायरेक्ट रिजल्ट है। आप फ्री में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट नहीं कर सकते। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हमेशा ऐसी होगी कि वो ओरिजिनल मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज से लड़ेगा, उसको फाइट करेगा। सेक्शन 3 मोशनल ईएमएफ कॉन्सेप्ट्स। लॉज समझने के बाद अब आते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर। अगर आप एक स्ट्रेट कंडक्टर को, जिसकी लेंथ L है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B के परपेंडिकुलर V वेलोसिटी से मूव करते हैं तो उसके दोनों एंड्स के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। फॉर्मूला नोट करो, एप्सिलॉन इज इक्वल टू BLV। जब रॉड मैग्नेटिक फील्ड को कट करती हुई चलती है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स लॉरेंस फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं और एक एंड पर इकट्ठा हो जाते हैं। ये मूविंग रॉड एसेंशियली एक बैटरी की तरह एक्ट करने लगती है। अब आते हैं एग्जाम के लिए न्यूमेरिकल अप्रोच पर। सबसे पहले नोन वैल्यूज लिखो, B, L और V आइडेंटिफाई करो। फिर चेक करो कि क्या ये तीनों वेक्टर्स एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अगर हाँ, तो डायरेक्टली एप्सिलॉन इज इक्वल टू BLV अप्लाई कर दो। सॉल्व करके लास्ट में वोल्ट्स लगाना मत भूलना। अगर आपको मोशनल ईएमएफ का ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर लग रहा है तो इस लेक्चर को एक बार हाइप जरूर कर देना। सेक्शन 4 सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। मूविंग कंडक्टर्स के बाद अब फोकस शिफ्ट करते हैं स्टेशनरी कॉइल्स पर। दोनों कॉन्सेप्ट्स को साइड बाय साइड ध्यान से समझो। जब एक कॉइल के अंदर अपना ही करंट चेंज होता है और वही कॉइल उस चेंज को अपोज करने के लिए एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करती है, उसको हम सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। लेकिन जब एक कॉइल में करंट चेंज होने की वजह से उसके पास वाली पड़ोसी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो और वहां ईएमएफ इंड्यूस हो जाए तो उसे म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। ट्रिगर दोनों में करंट का चेंज ही है, डिफरेंस बस सेम कॉइल वर्सेस नेबरिंग कॉइल का है। आपके क्विक रिवीजन और नोट्स के लिए ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला है एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। म्यूचुअल इंडक्टेंस में बस L की जगह M आ जाता है। एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई डी टी। एक और इंपॉर्टेंट डिराइव फॉर्मूला याद रखना, एक लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए सेल्फ इंडक्टेंस L होता है म्यू आर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। इन सब की SI यूनिट हेनरी होती है, जिसे कैपिटल H से लिखते हैं। पॉज करके इसको नोट जरूर कर लेना। सेक्शन 5
AC generator concepts. यहां तक हमने सारे फंडामेंटल रूल्स पढ़ लिए। अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे बड़े एप्लीकेशन पर, एसी जनरेटर। इसका मेन प्रिंसिपल है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। कोर लॉजिक फैराडेज लॉ ही है। जब आर्मेचर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैकेनिकली रोटेट किया जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल थीटा कंटिन्यूसली बढ़ता है। एंगल बढ़ना मतलब फ्लक्स का चेंज होना, और फ्लक्स चेंज होगा तो नेचुरल सी बात है ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला देखें तो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ निकल कर आता है एप्सिलॉन इज इक्वल टू NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। यहाँ n नंबर ऑफ टर्न्स है और ओमेगा कॉइल की एंगुलर वेलोसिटी है। इस फॉर्मूला में जो साइन फंक्शन है ना, वही रीजन है कि आउटपुट वोल्टेज की पोलैरिटी पॉजिटिव से नेगेटिव कंटिन्यूसली रिवर्स होती रहती है। इसीलिए हम इसको ऑल्टरनेटिंग करंट या AC जनरेटर बोलते हैं। Section 6. Common mistakes or recap. लेक्चर अब अपने आखिरी और सबसे स्कोरिंग फेज में है। बोर्ड्स और एंट्रेंस एग्जाम्स में स्टूडेंट्स जनरली कहां मार्क्स लूज करते हैं वो ध्यान से सुनो। पहला, यूनिट कन्वर्जन एरर्स। एरिया अक्सर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया होता है और आप उसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना भूल जाते हैं। दूसरा, लेंजेज लॉ के क्वेश्चंस में नेगेटिव साइन को इग्नोर करना। तीसरा, सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस के फॉर्मूलाज कंफ्यूज कर देना। और सबसे बड़ी गलती, फ्लक्स B.A निकालते वक्त एंगल को गलत मेजर करना। हमेशा ध्यान रखना, एंगल मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का होता है, सरफेस के बीच का नहीं। अब अपना कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए एक बढ़िया प्रैक्टिस न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन है, एक लॉन्ग सोलेनॉइड में करंट स्टेडी रेट से 2 एम्पेयर से 4 एम्पेयर्स तक चेंज हो रहा है 0.1 सेकेंड्स में। तो एक स्मॉल इंटरनल लूप के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा? चलिए इसकी न्यूमेरिकल अप्रोच समझते हैं। सबसे पहले नोन वैल्यूज लिखो। स्टेप 1, di/dt निकालो। करंट चेंज है 4-2 यानी 2 एम्पियर्स और टाइम है 0.1 सेकेंड्स। तो di/dt हुआ 20 एम्पियर्स पर सेकेंड। स्टेप 2, आइडेंटिफाई करो। एक एक्सटर्नल सोलेनॉइड में करंट चेंज हो रहा है और अंदर वाले लूप में ईएमएफ निकालना है। क्लियर कट म्यूचुअल इंडक्टेंस का केस है। स्टेप 3, फॉर्मूला लगाओ एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू m इंटू di/dt और फाइनली वैल्यूज डालकर वोल्ट्स में आंसर लिखो। अगर ये न्यूमेरिकल अप्रोच हेल्पफुल लग रही है तो इस एक्सप्लेनर को एक बार हाइप जरूर करना। तो इस लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलाज और न्यूमेरिकल्स रिवाइज कर लिए। पूरे चैप्टर का लॉजिक बस एक लाइन में याद रखना है। मैग्नेटिक फ्लक्स में टाइम के साथ चेंज आएगा तो सिस्टम में ईएमएफ इंड्यूस होगी और फाइनली जो इंड्यूस्ड करंट बनेगा वो हमेशा उस ओरिजिनल फ्लक्स चेंज को ओपोज करेगा। लेक्चर खत्म करने से पहले आपके दिमाग के लिए एक ट्रिकी क्वेश्चन। अगर आप एक क्लोज्ड मेटल लूप को एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करते हैं लार्ज कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में, तो क्या लूप में करंट इंड्यूस होगा? Chapter 7. Alternating current. चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने डायरेक्ट करंट यानी डीसी सर्किट्स पढ़े हैं जहां करंट की डायरेक्शन फिक्स होती है। लेकिन रियलिटी में हमारे घरों और ऑफिसेज में जो सप्लाई आती है ना, वो टाइम के साथ कंटिन्यूसली अपनी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज करती है। इसीलिए इसको हम ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। इसका फॉर्मूला एक सिंपल साइन फंक्शन होता है, V = Vm sin ओमेगा टी। यहाँ Vm हमारा पीक वोल्टेज यानी एम्पलीट्यूड है और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। बेसिकली ये कंटिन्यूसली वेव की तरह ऊपर नीचे ऑसिलेट करता है। आगे बढ़ने से पहले हिस्ट्री का एक क्विक फैक्ट। एसी इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड ऐसी अचानक नहीं बन गया था। इसके पीछे निकोला टेस्ला और जॉर्ज वेस्टिंगहाउस जैसे पायनियर्स का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने एसी को टॉमस एडिसन के डीसी के ओवर इसलिए चैंपियन किया क्योंकि एसी वोल्टेज को ट्रांसफॉर्मर्स का यूज करके बहुत इजीली स्टेप अप या स्टेप डाउन किया जा सकता है। इससे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन बिना ज्यादा एनर्जी लॉस के बहुत एफिशिएंट बन जाता है। खैर, हिस्ट्री से वापस फिजिक्स पर आते हैं। Section 1, AC in pure components. अब देखो, एसी तो बार बार वेरी कर रहा है, तो हम मेजर एक्चुअली क्या करते हैं? यहां आता है RMS यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज का कॉन्सेप्ट। RMS इफेक्टिवली उस इक्विवेलेंट डीसी करंट को कहते हैं जो सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, IRMS होता है IM डिवाइडेड बाय √2 और VRMS होता है VM डिवाइडेड बाय √2। एग्जाम के लिए एक प्रोटेब याद रखना, अगर क्वेश्चन में लिखा है 220 वोल्ट हाउस होल्ड सप्लाई तो वो आपका RMS वोल्टेज है, पीक नहीं। एक्चुअल पीक वोल्टेज यानी VM निकालने के लिए 220 को √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, विच कम्स आउट टू बी अराउंड 311 वोल्ट्स। ये टेबल आपके नोट्स के लिए एक हाई यील्ड गोल्ड माइन है। इसको बिल्कुल ध्यान से देखना। जब एसी एक प्योर रेजिस्टर से पास करता है तो वोल्टेज और करंट दोनों इन फेज होते हैं, मतलब दोनों एक साथ मैक्सिमा और मिनिमा हिट करते हैं।
लेकिन इंडक्टर और कैपेसिटर में ऐसा नहीं होता। इनकी जो ऑपोजिशन होती है AC को, उसे हम रिएक्टेंस कहते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी XL होता है ओमेगा इंटू L। यहाँ करंट वोल्टेज से π/2 पीछे रह जाता है, यानी लैग करता है। वही दूसरी तरफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी XC होता है 1/ωc, और यहाँ करंट वोल्टेज से π/2 आगे निकल जाता है, यानी लीड करता है। ये फेज डिफरेंस वाला लॉजिक दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखना। सेक्शन 2 LCR सीरीज सर्किट। अब इन तीनों को कंबाइन करते हैं। LCR सर्किट में जो टोटल रेजिस्टेंस ऑफर होता है करंट को, यूज़ हम इम्पीडेंस कहते हैं और Z से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्लियरली नोट कर लो, Z इक्वल्स √R² प्लस ब्रैकेट में XC माइनस XL का होल स्क्वायर। ये सिंगल फॉर्मूला ऑलमोस्ट सारे न्यूमेरिकल्स का फाउंडेशन है। याद रखना, इनको हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये तीनों कंपोनेंट्स एक दूसरे से आउट ऑफ फेज होते हैं। अब ओवरऑल सर्किट लीड करेगा या लैग करेगा, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है डोमिनेटिंग कंपोनेंट पर। इसके लिए हम निकालते हैं फेज एंगल फाई। फॉर्मूला है tan phi इक्वल्स XC माइनस XL होल डिवाइडेड बाय R। अगर आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी XC बड़ा है तो सर्किट प्रिडोमिनेंटली कैपेसिटिव बन जाता है और ओवरऑल करंट लीड करेगा। पर अगर XL बड़ा है तो सर्किट प्रिडोमिनेंटली इंडक्टिव होता है और ओवरऑल करंट लैग करेगा। सिंपल लॉजिक है, जो बड़ा होगा सर्किट वैसा ही बिहेव करेगा। अगर LCR का ये लॉजिक क्लियर लग रहा है तो वीडियो पे हाइप जरूर कर देना। Section 3 Phasors and Power. देखो, वोल्टेज और करंट एक्चुअल में स्केलर क्वांटिटीज हैं, लेकिन कैलकुलेशंस इजी करने के लिए हम इन्हें एक वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं जो ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है। इन वेक्टर्स को ही हम फेजर्स कहते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम आउट ऑफ फेज क्वांटिटीज को सिंपली वेक्टर एडिशन के रूल से ऐड कर सकते हैं, जैसे पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। फेजर से ही पावर का फंडा भी क्लियर होता है। नॉर्मल डीसी में पावर इक्वल्स V इंटू आई होता है, लेकिन AC में करंट और वोल्टेज आउट ऑफ फेज हो सकते हैं। तो एवरेज पावर का नया फॉर्मूला बन जाता है P इक्वल्स VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। ये जो कॉस फाई वाला टर्म है ना, इसको हम पावर फैक्टर बोलते हैं। ये टर्म बहुत क्रूशियल है क्योंकि सर्किट की ट्रू पावर कंजम्पशन इसी फैक्टर पे डिपेंड करती है। और इस पावर फैक्टर से एक बहुत इंटरेस्टिंग, थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, वॉटलेस करंट। मान लो आपका सर्किट प्योरली इंडक्टिव या प्योरली कैपेसिटिव है, तो आपका फेज डिफरेंस एग्जैक्टली 90 डिग्रीज या π/2 होगा। अब cos 90 तो 0 होता है। इसका सीधा मतलब यह है कि एवरेज पावर डिसिपेटेड कंप्लीटली 0 होगी। करंट फुली फ्लो कर रहा है सर्किट में, पर एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा। एग्जाम में ये थियरी क्वेश्चन ऑलमोस्ट पक्का पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखना। Section 4 Transformers. ट्रांसफार्मर सिंपली एक ऐसा डिवाइस है जो AC वोल्टेज को स्टेप अप यानी बढ़ाने या स्टेप डाउन यानी घटाने का काम करता है। ये डायरेक्टली म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर ऑपरेट करता है। इसकी बेसिक कंस्ट्रक्शन देखें तो इसमें 2 कॉइल्स होती हैं, कंप्लीटली इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर, जो एक सॉफ्ट आयरन कोर पर वाउंड होती हैं। एक होती है प्राइमरी कॉइल जिसमें NP टर्न्स होते हैं और दूसरी सेकेंडरी जिसमें NS टर्न्स होते हैं। जब प्राइमरी में करंट चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है और वही फ्लक्स सेकेंडरी में EMF इंड्यूस कर देता है। और इन टर्न्स का नंबर ही सब कुछ डिसाइड करता है। अगर सेकेंडरी में प्राइमरी से ज्यादा टर्न्स हैं, मतलब NS इज ग्रेटर देन NP, तो वोल्टेज स्टेप अप हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, पावर लगभग कांस्टेंट रहती है, तो अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट को नेसेसरीली कम होना पड़ेगा। उसी तरह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी टर्न्स कम होते हैं तो आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है और कॉरेस्पॉन्डिंगली करंट बढ़ जाता है। जैसे पावर जनरेटिंग स्टेशंस स्टेप अप यूज करते हैं और आपके घर के पास वाला पोल स्टेप डाउन यूज करता है। आइडियल ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी तो 100% होती है, पर रियल वर्ल्ड में कुछ प्रैक्टिकल लॉसेज होते हैं। ये 4 लॉसेज अपने नोट्स में जरूर लिख लीजिए। पहला, फ्लक्स लीकेज। सारा का सारा मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी से सेकेंडरी तक नहीं पहुंच पाता। दूसरा, वाइंडिंग की खुद की रेजिस्टेंस, जिससे I²R की वजह से हीट लॉस होता है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, एडी करंट्स। आयरन कोर में भी अनवांटेड करंट्स इंड्यूस हो जाते हैं जो सॉलिड हीट प्रोड्यूस करते हैं। इसको मिनिमाइज करने के लिए हम सॉलिड आयरन की जगह थिन लैमिनेटेड कोर यूज करते हैं। और चौथा, हाइस्टेरिसिस लॉस। AC की वजह से कोर बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता है, जिसमें काफी एनर्जी खर्च होती है। Section 5 Numerical Approach and Common Mistakes. अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे। किसी भी स्टैंडर्ड LCR न्यूमेरिकल को एग्जाम में अटैक करने का ये 4 स्टेप फ्रेमवर्क है। स्टेप 1, सबसे पहले सारी नोन वैल्यूज नीटली लिस्ट करो। चेक करो कि क्वेश्चन का वोल्टेज पीक है या RMS, और ये भी देखना कि फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में दी है या एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एक्सप्लिसिटली दी है। स्टेप 2,
इंडिविजुअल रिएक्टेंसेस कैलकुलेट करो, यानी XL और XC। यूनिट्स का ध्यान रखना, इन सब की यूनिट ओम्स ही होती है। स्टेप 3, टोटल इंपीडेंस Z का फॉर्मूला लगाओ, जहां रिएक्टेंसेस का डिफरेंस निकाल के स्क्वायर करते हैं। स्टेप 4, फिर सिंपली ओम्स लॉ जैसा फॉर्मूला I = V/Z लगाओ करंट के लिए, या tan phi लगाओ एंगल के लिए। ये अप्रोच हेल्पफुल लग रहा है तो एक बार हाइप जरूर करना। एक फ्लो बनाकर चलोगे तो बिल्कुल आराम से फाइनल आंसर तक पहुंच जाओगे। लेकिन एग्जाम्स में बच्चे गलती कहाँ करते हैं? ये हैं कुछ सबसे कॉमन सिली मिस्टेक्स। पहला, पावर निकालते वक्त लोग जल्दीबाजी में पीक वोल्टेज यूज कर लेते हैं बिना उसको √2 से डिवाइड किए। दूसरा, और ये सबसे बड़ा ब्लंडर है, LCR में वोल्टेजेस को सीधा DC की तरह ऐड कर देना। रिमेंबर, वोल्टेजेस इन AC हमेशा वेक्टोरियली ऐड होते हैं, उन्हीं फेजेस वाले पाइथागोरन फॉर्मूले से। तीसरा, कौन लीड कर रहा है और कौन लैग, उसमें साइन का गड़बड़ कर देना। और चौथा, एवरेज पावर निकालने के लिए डायरेक्टली V/I कर देना और पावर फैक्टर यानी cos phi को बिल्कुल भूल जाना। इन 4 बातों का पेपर में खास ध्यान रखना, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो इस एक्सप्लेनर में हमने AC के पूरे कंपोनेंट्स, LCR सर्किट्स की इम्पीडेंस, फेजर्स, पावर फैक्टर और ट्रांसफार्मर्स के कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलाज रिवाइज कर लिए हैं। जाते जाते मैं आपको एक सोचने वाले सवाल के साथ छोड़ रहा हूं। अगर AC करंट एक कंप्लीट साइकिल में पॉजिटिव और नेगेटिव होकर एवरेज करंट 0 दे रहा है, तो एवरेज पावर कंजम्पशन 0 क्यों नहीं होता? सोचना इस पर। वैसे हिंट स्लाइड पे दिया है। जूल हीटिंग एक्चुअली करंट के स्क्वायर यानी I² पे डिपेंड करती है, और स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। दैट इज एग्जैक्टली वाई आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल हमेशा पॉजिटिव ही आता है। चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम 5 मेन टॉपिक्स कवर करेंगे: डिस्प्लेसमेंट करंट, मैक्सवेल्स इक्वेशंस, EM वेव्स का नेचर, न्यूमेरिकल्स की प्रॉपर अप्रोच और आखिर में EM स्पेक्ट्रम। बोर्ड्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोनों के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए ये चैप्टर बहुत हाई रेलेवेंस रखता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, डिस्प्लेसमेंट करंट। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन नोटिस की थी। जब हम एम्पियर्स सर्किटल लॉ को एक चार्जिंग कैपेसिटर पे अप्लाई करते हैं तो एक लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी आती है। चलिए समझते हैं कैसे। कैपेसिटर प्लेट्स के बीच एक फिजिकल गैप होता है, मतलब वहां से कोई कंडक्शन करंट फ्लो नहीं कर रहा है। अगर हम एम्पियर्स लॉ लगाएं तो प्लेट्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड प्रैक्टिकली 0 होनी चाहिए, पर रियल लाइफ में वहां मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती है। इसका सीधा मतलब यह था कि एम्पियर्स लॉ में कोई टर्म मिस हो रही है। और यहीं से निकलकर आता है डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट। ये करंट टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से अराइज होती है। अब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला है ID = ε0 मल्टीप्लाइड बाय d phi e by dt। इस मिसिंग टर्म ने एम्पियर्स लॉ को बिल्कुल फिक्स कर दिया। एक फॉर्मूला रिकॉल शॉर्टकट याद रखना, सर्किट में टोटल करंट हमेशा कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट करंट का सम होता है। आगे बढ़ते हैं सेकंड सेक्शन पर, मैक्सवेल्स इक्वेशंस। ये 4 मैथमेटिकल पिलर्स पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बनाते हैं। इनमें आते हैं गॉसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी, गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, फैराडेज लॉ और एम्पियर मैक्सवेल लॉ, जिसमें डिस्प्लेसमेंट करंट को फॉर्मली ऐड किया गया था। ये टेबल आपके नोट्स के लिए परफेक्ट है। एग्जाम से पहले इन चारों इक्वेशंस को रिकॉल करके जरूर जाना। तीसरा और सबसे कोर टॉपिक है नेचर ऑफ EM वेव्स। मैक्सवेल की इन इक्वेशंस ने मैथमेटिकली प्रूव किया कि स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपगेट करती हैं। इनकी कोर प्रॉपर्टीज ध्यान से सुनना। स्टेशनरी चार्जेस इनको प्रोड्यूस नहीं कर सकते, सिर्फ एक्सेलरेटेड चार्जेस ही EM वेव्स बनाते हैं। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स स्पेस में एक दूसरे को रीजनरेट करती हैं, और सबसे बड़ी बात, इन्हें ट्रैवल करने के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती। विजुअलाइजेशन के लिए इमेजिन करो एक EM वेव Z डायरेक्शन में जा रही है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड X एक्सिस पर और मैग्नेटिक फील्ड Y एक्सिस पर ऑसिलेट कर रही है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव के प्रोपेगेट होने की डायरेक्शन, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। अगर आपको ये 3D डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट परफेक्टली क्लियर लग रहा है तो एक बार हाइप कर देना। अब इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखते हैं। पहला, स्पीड निकालने का रिलेशन है c = फ्रीक्वेंसी nu मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ लैम्डा। दूसरा रिलेशन जो न्यूमेरिकल्स में सबसे ज्यादा काम आएगा वो है E0 = c मल्टीप्लाइड बाय B0। इनको अच्छे से माइंड में सेट कर लो। थ्योरी समझ ली, अब आते हैं अप्रोच पर। सेक्शन 4, सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। एग्जाम 8.1 टाइप क्वेश्चंस में अप्रोच बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले नोन वैल्यूज आइडेंटिफाई करो, यानी गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो। उसके बाद मैग्नीट्यूड के लिए B = E/C यूज करो और डायरेक्शन निकालने के लिए सिंपली E क्रॉस B वाला वेक्टर प्रोडक्ट लगाओ। राइट हैंड थंब रूल से एग्जैक्ट मैग्नेटिक फील्ड की एक्सिस निकाल आएगी। एग्जाम्पल 8.2 थोड़ा अलग है। इसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन दी जाएगी।
सबसे पहले उस इक्वेशन को स्टैंडर्ड साइन वेव फॉर्म से कंपेयर करो। वहां से मैथमेटिकल टर्म्स k और ओमेगा को बाहर निकालो। उनसे आप ऑटोमेटिकली वेवलेंथ लैम्डा और फ्रीक्वेंसी न्यू कैलकुलेट कर पाओगे। बस यूनिट्स और साइंस ध्यान से मैच करना, गलती यही होती है। चैप्टर के फाइनल सेक्शन पे चलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ईएम वेव्स को डिक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में इस तरह रखा जाता है: रेडियो वेव्स, फिर माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट और अल्ट्रावायलेट। सीक्वेंस याद रखना न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आता है, जैसे माइक्रोवेव्स रेडार में और रेडियो वेव्स कम्युनिकेशन में यूज होती हैं। अगर ये रैपिड सीक्वेंस रिवीजन हेल्पफुल लग रहा है तो एक बार हाइप जरूर करना। लेकिन एग्जाम्स में मार्क्स एक्चुअली कहाँ कटते हैं? कॉमन मिस्टेक्स नोट करो। बच्चे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एक्सिस की डायरेक्शंस क्रॉस प्रोडक्ट में गलत कर देते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट के फॉर्मूला में एप्सिलॉन नॉट लिखना भूल जाते हैं, और वेव इक्वेशन सॉल्व करते टाइम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का यूनिट कन्वर्जन गलत कराते हैं। आपको इन बेसिक ट्रैप्स से बचना है। तो इस लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलाज और न्यूमेरिकल्स परफेक्टली रिवाइज कर लिए। क्विक रिकैप देता हूं। डिस्प्लेसमेंट करंट ने एम्पियर्स लॉ ठीक किया, एक्सेलरेटेड चार्जेस ईएम वेव्स बनाते हैं, न्यूमेरिकल्स के लिए E नॉट इक्वल C टाइम्स B नॉट याद रखना, और ईएम स्पेक्ट्रम हमेशा डिक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में सेट होता है। सेशन एंड करने से पहले एक थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन छोड़कर जा रहा हूं। अगर एक ईएम वेव परफेक्ट वैक्यूम से ट्रैवल कर सकती है, जहां कोई मटेरियल मीडियम ही नहीं है, तो एक्चुअली वहां पर वेव क्या कर रहा है? स्पेस में ऐसी कौन सी फिजिकल एंटिटी है जो ऑसिलेट कर रही है? चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। Section 1 Ray Optics Basics Overview. तो सबसे पहले डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। इस लेक्चर में हम लाइट के बेसिक्स से शुरू करके 5 कोर टॉपिक्स डिकोड करेंगे। रिफ्लेक्शन और स्फेरिकल मिरर्स, रिफ्रैक्शन जिसमें स्नेल्स लॉ आएगा, द फेमस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी TIR, और फाइनली लेंसेज और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। एकदम टू द पॉइंट चलेंगे ताकि आपके नोट्स इजीली बन जाएं। Section 2 Spherical Mirrors or Reflection. फर्स्ट कोर कॉन्सेप्ट पर शिफ्ट करते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल है ये कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। रूल बिल्कुल सिंपल है, सारी डिस्टेंसेस हम मिरर के पोल से मेजर करते हैं। इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस जाएगी वो पॉजिटिव होगी, और लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन वाली सारी डिस्टेंसेस नेगेटिवली जाएंगी। ऊपर की तरफ हाइट्स पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। इसे बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो। अब इन दोनों क्रूशल फॉर्मूलाज को कंपेयर करते हैं। मिरर इक्वेशन में बीच में प्लस आता है, 1/v + 1/u = 1/f, जबकि थिन लेंस फॉर्मूला में माइनस आता है। फोकल लेंथ f का साइन रूल दोनों के लिए बिल्कुल सेम है। कॉन्केव मिरर हो या कॉन्केव लेंस, f हमेशा नेगेटिव रहेगा। कॉन्वेक्स मिरर या कॉन्वेक्स लेंस के लिए f हमेशा पॉजिटिव होगा। ये छोटा सा डिफरेंस स्टूडेंट्स एग्जाम में अक्सर भूल जाते हैं, इसको हाईलाइट कर लेना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है लीनियर मैग्निफिकेशन, जिसे हम m से डिनोट करते हैं। ये बेसिकली इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट का रेशियो होता है। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है मतलब इमेज रियल और इन्वर्टेड है, और पॉजिटिव है तो वर्चुअल और इरेक्ट। अगर यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर लग रहा है तो कमेंट्स में हाइप कर देना। लेट्स कीप द एनर्जी हाई। Section 3 Refraction and Snell's Law. मिरर से आगे बढ़ते हैं रिफ्रैक्शन की तरफ। जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, और इसका बेसिक फाउंडेशन है स्नेल्स लॉ। फॉर्मूला सिंपल है, sin I अपॉन sin R = n/1। यहाँ n/1 सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। ये बताता है कि लाइट इंटरफेस पर कितना बेंड करेगी। इसे क्विकली नोट डाउन कर लो। अब ये बेंड्स टुवर्ड्स या अवे का लॉजिक समझते हैं। अगर लाइट डेंसर मीडियम में जा रही है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, और अगर रेयर मीडियम में जा रही है तो नॉर्मल से दूर भागेगी। एक बहुत क्रूशल पॉइंट टू पॉन्डर है यहाँ पर। ऑप्टिकल डेंसिटी को मास डेंसिटी से कंफ्यूज मत करना। फॉर एग्जाम्पल, टर्पेंटाइन ऑयल की मास डेंसिटी वाटर से कम होती है, लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी वाटर से ज्यादा होती है। तो टर्पेंटाइन ऑप्टिकली डेंसर है पानी के कंपैरिजन में। रिफ्रैक्शन का एक बहुत ही कॉमन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है एपरेंट डेप्थ। जब आप पानी से भरे टैंक को ऊपर से देखते हैं तो बॉटम थोड़ा उठा हुआ या रेज्ड लगता है। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सिंपल है। एपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ को मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करके आती है। Section 4 Total Internal Reflection यानी TIR. अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। TIR के लिए एक एब्सोल्यूट बेसिक कंडीशन है कि लाइट को हमेशा डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ ट्रैवल करना होगा। एक ऐसा इंसिडेंट एंगल होता है जहां एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एक्जैक्ट 90 डिग्रीज हो जाता है, उससे हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं।
अगर इंसिडेंट एंगल इस क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा बड़ा हो जाए तब लाइट बाहर क्रॉस नहीं करती, बल्कि कंप्लीटली सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है। यही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। एग्जाम्स में डायरेक्टली TIR के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पूछे जाते हैं। पहला, डायमंड की चमक या ब्रिलियंस। क्योंकि उसका क्रिटिकल एंगल बहुत कम, अराउंड 24.4 डिग्रीज होता है, तो लाइट अंदर बार बार रिफ्लेक्ट होकर ट्रैप हो जाती है। दूसरा, गर्मियों में दिखने वाला मिराज यानी इल्यूजन ऑफ वाटर। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, ऑप्टिकल फाइबर्स, जिसकी वजह से आज हम हाई स्पीड इंटरनेट यूज कर पाते हैं। इनमें कोर के ऊपर लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मटेरियल की कोटिंग होती है ताकि सिग्नल्स बिना लॉस के लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करें। सेक्शन 5 लेंसेज, प्रिज्म्स और पावर। अब अपने लास्ट कोर थ्योरेटिकल सेगमेंट पर शिफ्ट करते हैं, जिसमें हम लेंसेज और पावर को कवर करेंगे। बोर्ड और कंपेटिटिव एग्जाम्स का एक फेवरेट फॉर्मूला है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। यहां हम लेंस की फोकल लेंथ f कैलकुलेट करते हैं। n/1 लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। R1 और R2 दोनों कर्व्ड सर्फेसेस के रेडियाई ऑफ कर्वेचर हैं। ये डायरेक्टली बताता है कि लेंस का फिजिकल शेप और मीडियम उसकी फोकल लेंथ को कैसे कंट्रोल करते हैं। ये इक्वेशन बहुत अच्छे से याद रखना। लेंस के डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग कैपेबिलिटी को हम पावर से मेजर करते हैं। पावर का सिंपल फॉर्मूला है P = 1/f, लेकिन ध्यान रहे फोकल लेंथ स्ट्रिक्टली मीटर्स में होनी चाहिए। इसकी SI यूनिट डायोप्टर होती है। एक और आसान चीज, अगर हम बहुत सारे लेंसेज कॉन्टैक्ट में रखते हैं तो उनकी इंडिविजुअल पावर्स परफेक्टली डायरेक्टली ऐड हो जाती हैं, जैसे P = P1 + P2। अगर लेक्चर हेल्पफुल लग रहा है तो एक बार हाइप जरूर करना। सेक्शन 6 न्यूमेरिकल अप्रोच। थ्योरी और फॉर्मूलाज कवर हो गए। अब एक्चुअली न्यूमेरिकल्स को अटैक कैसे करना है वो फ्रेमवर्क समझते हैं, क्योंकि फाइनल स्कोर यहीं से बूस्ट होगा। न्यूमेरिकल्स में फंसने से बचने के लिए ये एग्जैक्ट 4 स्टेप फ्रेमवर्क फॉलो करो। सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली रीड करके नोन वैल्यूज एक तरफ लिखो। दूसरा, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन बिना भूले अप्लाई करो। ये साइन छूटा तो आंसर पक्का गलत आएगा। तीसरा, ध्यान से देखो मिरर पूछा है या लेंस, और सूटेबल फॉर्मूला पिक करो। लास्ट में जल्दबाजी मत करो, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो और फाइनल यूनिट वेरीफाई जरूर करो। सेक्शन 7 एग्जाम ट्रिक्स एंड मिस्टेक्स। लेक्चर रैप अप करने से पहले सबसे कॉमन पिटफॉल्स और मिस्टेक्स देखते हैं जहां हाई प्रेशर में स्टूडेंट्स के मार्क्स कटते हैं। एग्जाम हॉल में ये गलतियां सबसे ज्यादा होती हैं। ध्यान रखो, यूनिट कन्वर्जन मत भूलना, जैसे सेंटीमीटर्स को मीटर्स में बदलना, स्पेसिफिकली पावर निकालते वक्त। साइन मिस्टेक्स याद रहे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u लगभग हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। फॉर्मूलाज में प्लस और माइनस का कंफ्यूजन रहता है, तो मिरर इक्वेशन और थिन लेंस फॉर्मूला को आपस में मिक्स मत करना। और सबसे कॉमन, लेंस की पावर निकालने के लिए फोकल लेंथ को फॉर्मूला में डालकर इन्वर्ट करना कभी मत भूलना। तो इस लेक्चर में हमने रे ऑप्टिक्स के कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और न्यूमेरिकल अप्रोच कंप्लीटली रिवाइज कर लिए। जाते जाते एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन दे रहा हूं जिसे आपको सोचना है। अगर एक कॉन्वेक्स लेंस को पानी में पूरी तरह डुबो दिया जाए तो उसकी फोकल लेंथ पर एग्जैक्ट क्या असर पड़ेगा? लेंस मेकर्स फॉर्मूला दिमाग में लाओ, रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस को कंपेयर करो और सोचो। चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर का एजेंडा एकदम क्लियर और फोकस्ड है। हम कवर करेंगे वेव ऑप्टिक्स फंडामेंटल्स, हाइगेंस प्रिंसिपल एंड वेव फ्रंट्स, इंटरफेरेंस एंड सुपरपोजिशन, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, और एंड में न्यूमेरिकल्स एंड मेमोरी ट्रिक्स के साथ कॉमन एग्जाम मिस्टेक्स। ये सभी कॉन्सेप्ट्स आपके बोर्ड्स, CUET और JEE के लिए एक्सट्रीम हाई यील्ड हैं। Section 1 Wave Optics Fundamentals। हिस्ट्री में पहले न्यूटन और डिकार्ड्स का मानना था कि लाइट पार्टिकल से बनी है, जिसे कॉर्पस्कुलर मॉडल कहते थे। पर हुइगन्स ने आकर वेव मॉडल इंट्रोड्यूस किया, और इस वेव मॉडल का सबसे कोर कॉन्सेप्ट है वेव फ्रंट। एक वेव फ्रंट एसेंशियली एक ऐसी सरफेस है जहां सारे पॉइंट्स कांस्टेंट फेज में ऑसिलेट करते हैं। मतलब अगर एक पॉइंट सोर्स से लाइट निकल रही है तो एनर्जी हमेशा उस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर ट्रैवल करेगी। और हाँ, एक पॉइंट सोर्स के लिए वेव फ्रंट हमेशा स्फेरिकल बनता है, इसको ध्यान में रखना। सेक्शन 2 हुइगन्स प्रिंसिपल एंड वेव फ्रंट्स। अगर आपको वेव फ्रंट्स का बेसिक आइडिया एकदम क्लियर हो गया है तो कमेंट्स में एक जल्दी से हाइप ड्रॉप कर देना। अब ह्यूगन्स प्रिंसिपल एग्जैक्टली कहता क्या है? सिंपल टर्म्स में किसी भी वेव फ्रंट का हर पॉइंट एक नया सोर्स बन जाता है जहां से सेकेंडरी वेवलेट्स निकलते हैं। इस डायग्राम को ध्यान से देखो। यहां एक इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट AB रिफ्लेक्टिंग सरफेस MN पर स्ट्राइक कर रहा है। ह्यूगन्स कंस्ट्रक्शन यूज करके हम देख सकते हैं कि कैसे इंसिडेंट वेव फ्रंट AB रिफ्लेक्ट होने के बाद CE बन जाता है। अगर आप केयरफुली ट्राइंगल्स ECA और BCA को ऑब्जर्व करोगे तो मैथमेटिकली वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते हैं। बस यही से प्रूव हो जाता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस I एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R के इक्वल है।
रिफ्लेक्शन का पूरा लॉ वेव थ्योरी से परफेक्टली वैलिडेट हो गया। रिफ्रैक्शन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट और हाई यील्ड कॉन्सेप्ट आता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये रहा उसका क्रिटिकल एंगल फॉर्मूला, साइन ऑफ IC इक्वल्स N2 डिवाइडेड बाय N1। यहाँ N2 रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और N1 डेंसर मीडियम का। मैं एक सेकंड पॉज ले रहा हूँ, इसको आराम से आपने नोट्स में लिख लो। याद रखना, अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इस क्रिटिकल एंगल IC से बड़ा हो गया तो लाइट आगे रिफ्लेक्ट नहीं होगी, बल्कि पूरी की पूरी डेंसर मीडियम में वापस बाउंस बैक कर जाएगी। Section 3. Interference and Superposition. इंटरफेरेंस के बारे में एक फैक्ट हमेशा याद रखना, यहाँ लाइट एनर्जी कभी लूज या डिस्ट्रॉय नहीं होती, सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूट होती है। और ये होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की वजह से। इसका फिजिकल इंट्यूशन समझो। इमेजिन करो पानी के अंदर दो नीडल्स एक साथ अप एंड डाउन ऑसिलेट कर रही हैं। जिस पॉइंट पर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बनेगा वो उन दोनों इंडिविजुअल वेव्स के डिस्प्लेसमेंट्स का वेक्टर सम होगा। जहां क्रेस्ट और क्रेस्ट ओवरलैप करेंगे वहां एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाएगी। अब आते हैं इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल इक्वेशन पर, रिजल्टेंट इंटेंसिटी फॉर्मूला I इक्वल्स 4I0 cos स्क्वायर ब्रैकेट में phi/2। यहाँ I0 इंडिविजुअल सोर्स की इंटेंसिटी है और phi आपका फेज डिफरेंस है। मैं थोड़ा रुकता हूँ, इसे बॉक्स में डालकर नोट कर लो क्योंकि सारे मेजर न्यूमेरिकल्स यहीं से सॉल्व होंगे। इंटेंसिटी और फेज डिफरेंस के बीच का ये मैथमेटिकल रिश्ता आपके दिमाग में एकदम सेट होना चाहिए। अब इस फॉर्मूला की मैं कंडीशंस देखते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होता है जब वेव्स एकदम इन फेज मिलती हैं। इसके लिए फेज डिफरेंस 0, 2π या 4π होना चाहिए। यहां आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी यानी ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। दूसरी तरफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब बनेगा जब वेव्स आउट ऑफ फेज होंगी, मतलब फेज डिफरेंस π, 3π या 5π होगा। ऐसी सिचुएशन में रिजल्टेंट इंटेंसिटी एग्जैक्टली 0 हो जाती है और वहां कंप्लीटली डार्क फ्रिंज बनती है। पर एक प्रॉब्लम है, एक क्लियर स्टेबल इंटरफेरेंस पैटर्न देखने के लिए, मतलब प्रॉपर ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस देखने के लिए आपको कोहेरेंट सोर्सेज चाहिए होते हैं। ये वो सोर्सेज हैं जो टाइम के साथ एक कांस्टेंट और स्टेबल फेज डिफरेंस मेंटेन करते हैं। अगर आपके सोर्सेज इनकोहेरेंट हैं तो फेज डिफरेंस इतनी तेजी से फ्लक्चुएट करेगा कि आपको कोई फ्रिंज दिखेगी ही नहीं, आपको बस एक यूनिफॉर्म एडेड एवरेज इंटेंसिटी दिखाई देगी। तो रियल लाइफ में हम कोहेरेंट सोर्सेज बनाते कैसे हैं? यहां काम आता है फेमस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या YDSC सेटअप। इसमें हम एक सिंगल सोर्स S को दो स्लिट्स S1 और S2 में स्प्लिट कर देते हैं। दो अलग अलग लाइट बल्ब्स कभी कोहेरेंट नहीं हो सकते, पर एक ही सोर्स को स्प्लिट करने से S1 और S2 से निकलने वाली वेव्स ऑटोमेटिकली फेज लॉक्ड और कोहेरेंट हो जाती हैं। यही कोड ट्रिक है एक क्लियर इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट करने की। Section 4. Diffraction and Polarization. डिफ्रैक्शन बेसिकली लाइट का अन ऑब्स्टिकल्स या स्लिट्स के एजेस से बेंड होना है जो उसकी वेवलेंथ के साइज के होते हैं। एग्जाम्स के लिए ये हाई यील्ड है क्योंकि डिफ्रैक्शन ही माइक्रोस्कोप्स और टेलीस्कोप्स की एब्सोल्यूट रेजोल्यूशन लिमिट सेट करता है। मतलब एक इंस्ट्रूमेंट दो क्लोज ऑब्जेक्ट्स को कितना अलग अलग और क्लियर दिखा सकता है वो इससे डिसाइड होता है। और हाँ, आपने उन सीडीज के ऊपर जो ब्राइट रेनबो कलर्स देखे होंगे वो बेसिकली एवरीडे लाइफ में डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स की वजह से ही बनते हैं। अब पोलराइजेशन की बात करते हैं। पोलराइजेशन सिर्फ और सिर्फ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि लाइट एक ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। साउंड जैसी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पोलराइज नहीं हो सकती। अब इस कॉन्सेप्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखते हैं, मैलिसिस लॉ। I इक्वल्स I0 cos स्क्वायर थीटा। थोड़ा टाइम दे रहा हूं, इसको ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ थीटा वो एंगल है जो इंसिडेंट लाइट की इलेक्ट्रिक फील्ड और पोलराइजर के ट्रांसमिशन एक्सिस के बीच बनता है। सेक्शन 5 न्यूमेरिकल्स एंड मेमोरी ट्रिक्स। अगर ये लेक्चर और डायरेक्ट कॉन्सेप्ट्स आपकी एग्जाम प्रेप में हेल्पफुल लग रहे हैं तो एक बार हाइप जरूर करना। किसी भी वेव ऑप्टिक्स न्यूमेरिकल को इफेक्टिवली अप्रोच करने के लिए ये 4 स्टेप वर्कफ्लो हमेशा याद रखना। स्टेप 1, क्वेश्चन को शांति से रीड करो और सारी गिवन वैल्यूज एक्सट्रैक्ट कर लो। स्टेप 2, हमेशा चेक करो कि लाइट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही है या डिस्ट्रक्टिव यानी फेज डिफरेंस की कंडीशन पकड़ो। स्टेप 3, उस लॉजिक के बेस पर अपनी सूटेबल इक्वेशन चूज करो। और स्टेप 4, बिना कैलकुलेशन मिस्टेक किए डायरेक्टली इंटेंसिटी या फ्रिंज विड्थ के लिए सॉल्व कर दो। Section 6. Common exam mistakes. एग्जाम हॉल के हाई प्रेशर में बहुत बच्चे फालतू गलतियां करते हैं। सबसे कॉमन है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की फेस कंडीशंस को मिक्सअप कर देना। ऑड और इवन मल्टीपल्स को बहुत ध्यान से यूज करना। दूसरा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालते वक्त बहुत स्टूडेंट्स एम्पलीट्यूड को स्क्वायर करना ही भूल जाते हैं। याद रखना, इंटेंसिटी हमेशा एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। और तीसरा, सबसे बड़ा पिटफॉल, कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्स एडिशन को कंफ्यूज करना। कोहेरेंट में हम प्रॉपर्ली वेक्टर सम करते हैं फेस फॉर्मूलाज के साथ, जबकि इनकोहेरेंट में हम सीधा इंटेंसिटीज को डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। इन गलतियों को अवॉइड करना है हर हाल में।
तो इस लेक्चर में हमने वेव ऑप्टिक्स के फंडामेंटल्स, ह्यूगन्स प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन और न्यूमेरिकल्स के राइट अप्रोचेस को ठीक से रिवाइज कर लिया है। पर लेक्चर एंड करने से पहले मैं आपको एक डीप सोचने वाली बात देकर जा रहा हूं। अगर लाइट को ट्रैवल करने के लिए सच में किसी मीडियम की जरूरत नहीं है और ये टोटली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो वैक्यूम ऑफ स्पेस में एग्जैक्टली ऐसी क्या चीज है जो वेविंग या ऑसिलेट कर रही है? इसके बारे में सोचना जरूर। चैप्टर 11 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम मैटर और रेडिएशन दोनों के नेचर को समझेंगे। अपना मेन फोकस रहेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फोटॉन्स पर। एग्जाम्स के लिए काफी हाई वेटेज और स्कोरिंग टॉपिक है, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले आते हैं कोर कॉन्सेप्ट पर, वर्क फंक्शन, जिसे हम फाई नॉट से डिनोट करते हैं। देखो, मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट? बट वो अपने आप बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि अंदर के पॉजिटिव आयंस उन्हें अपनी तरफ खींच कर रखते हैं। तो उनको सरफेस से बाहर निकालने के लिए एक मिनिमम एनर्जी पुश चाहिए होता है। बस इसी मिनिमम एस्केप एनर्जी को हम वर्क फंक्शन कहते हैं। इसकी यूनिट जनरली इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स यानी ईवी में मेजर होती है। अब सवाल ये आता है कि भाई ये एस्केप एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी कहाँ से? इसके 3 मेन तरीके हैं। पहला है थर्मियोनिक एमिशन, जहां हम मेटल को हीट करते हैं। दूसरा है फील्ड एमिशन, जहां एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, बिल्कुल स्पार्क प्लग की तरह। और तीसरा, और हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, यहां हम मेटल सरफेस पर एक सूटेबल लाइट डालते हैं। इस पूरे चैप्टर में हमारा फोकस इसी तीसरे मेथड पर ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं और डायरेक्टली डिटेल में देखते हैं इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को। जब हर्ट्ज, लेनार्ड और हॉलवॉक्स ने इस इफेक्ट को स्टडी किया तो एक बहुत ही क्रूशियल ऑब्जर्वेशन निकली, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इससे हम न्यू नॉट बोलते हैं। ये इंसिडेंट लाइट की वो मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है जिसके नीचे कोई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। ध्यान रखना इस बात का। अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी इस थ्रेशोल्ड से थोड़ी भी कम है ना, तो चाहे आप कितनी भी ब्राइट या इंटेंस लाइट डाल लो, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी एमिट नहीं होगा। जीरो मतलब जीरो। अब इस ग्राफ को देखो। जब इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल को हम फिक्स रखते हैं, तो फोटो करंट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बीच हमें एक परफेक्ट लीनियर ट्रेंड मिलता है। इसका मतलब बहुत सिंपल है। लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से सिर्फ नंबर ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड बढ़ते हैं, उनकी एनर्जी नहीं बढ़ती। यानी ज्यादा ब्राइट लाइट मतलब ज्यादा एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। अब जरा इस रिलेशन पे ध्यान दो। अगर हम अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट यूज करें, मान लो I1, I2 और I3, जहां I3 सबसे ज्यादा इंटेंस है, तो सैचुरेशन करंट तो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 वहीं का वहीं रहता है। इसका क्या मतलब निकलता है? यही कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करती। वो टोटली डिपेंड करती है इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पर। हायर फ्रीक्वेंसी का सीधा सा मतलब है हायर काइनेटिक एनर्जी, और इसको रोकने के लिए एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए होगा। और पता है, यहीं आके क्लासिकल वेव थियरी कंप्लीटली फेल हो गई थी। वेव थियरी ये कहती थी कि एनर्जी कंटिन्यूस अब्सॉर्ब होती है, तो इस हिसाब से एमिशन में तो घंटों का डिले आना चाहिए, राइट? और उनके मुताबिक ऐसी कोई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स ने प्रूव किया कि एमिशन बिल्कुल इंस्टेंटेनियस होता है, कोई डिले नहीं। और यहीं से फाउंडेशन बनी नई क्वांटम या पार्टिकल थियरी की, जिसने बताया कि लाइट एनर्जी कंटिन्यूअस फ्लो नहीं है, बल्कि इंस्टेंटेनियस डिस्क्रीट पैकेट्स के फॉर्म में आती है। अब आते हैं इस चैप्टर की जान पर, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अगर अब तक सब क्लियर लग रहा है तो कमेंट्स में एक बार हाइप जरूर कर देना। ये देखिए, यह है आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन, Kmax इज इक्वल टू h न्यू माइनस फाई नॉट। पर इसका फिजिकल मीनिंग क्या है? देखो, एक इंसिडेंट लाइट क्वांटम, जिसे हम फोटॉन कहते हैं, वो अपनी टोटल एनर्जी यानी h न्यू एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को दे देता है। अब इस एनर्जी का एक छोटा सा हिस्सा मेटल से बाहर निकलने में खर्च हो जाता है, जिससे हम अभी वर्क फंक्शन पढ़ के आए हैं। और जो एनर्जी बच जाती है वो उस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यानी Kmax बन जाती है। ये बेसिकली डायरेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन का खेल है। अब इसी इक्वेशन को हम थोड़ा मॉडिफाई करके स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को हम EV0 लिख सकते हैं, जहां E एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और V0 हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो नया फॉर्मूला बन गया EV0 इज इक्वल टू h न्यू माइनस फाई नॉट। जब भी न्यूमेरिकल्स में आपसे रिटार्डिंग पोटेंशियल पूछा जाए ना, तो हमेशा आपको यही फॉर्म यूज करनी है। नोट कर लो इसे। और दोस्त, इसी ब्रिलियंटली सिंपल इक्वेशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इस क्वांटम एक्सप्लेनेशन के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन को 1921 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। उन्होंने 1905 में ही ये प्रूव कर दिया था कि रेडिएशन सिंपली कंटिन्यूअस वेव्स नहीं है, बल्कि डिस्क्रीट एनर्जी क्वांटा से बनी है। तो अब थोड़ा और डिटेल में चलते हैं और इस फोटॉन पिक्चर को समझते हैं।
तो लाइट जब मैटर के साथ इंटरैक्ट करती है तो वो एक पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, और इस एनर्जी पैकेट को ही हम फोटॉन कहते हैं। एग्जाम्स में थियरी क्वेश्चंस यहां से पक्का बनते हैं। एक फोटॉन की एनर्जी सिर्फ और सिर्फ उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। E इज इक्वल टू एच न्यू, या वेवलेंथ के फॉर्म में कहें तो hc बाय लैम्डा। इसका मोमेंटम p इक्वल होता है h बाय लैम्डा के। एक और बात, एक फोटॉन हमेशा स्पीड ऑफ लाइट c पर ट्रैवल करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, फोटॉन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स उनको रास्ते से भटका नहीं सकती, डिफ्रेक्ट नहीं कर सकती। और मेन पॉइंट वही पुराना, हायर इंटेंसिटी का मतलब इंसिडेंट लाइट में हर सेकंड ज्यादा फोटॉन्स का गिरना है, हर फोटॉन की इंडिविजुअल एनर्जी बढ़ना नहीं। ऑलराइट, अब तक थ्योरी हो गई। अब एक्चुअल न्यूमेरिकल अप्रोच देखते हैं कि बोर्ड्स में इनको सॉल्व कैसे करना है। हेल्पफुल लग रहा है तो एक बार फिर से हाइप जरूर करना, क्योंकि अब हम रियल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो मान लो क्वेश्चन कह रहा है कि सीजियम का वर्क फंक्शन 2.14 EV है। अगर करंट को जीरो करने वाला स्टॉपिंग पोटेंशियल 60 वोल्ट है, तो इस मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ क्या होगी? ऐसे क्वेश्चंस देखते ही सबसे पहले स्टेप्स में ब्रेक किया करो। स्टेप 1, गिवन वैल्यूज आइडेंटिफाई करो। फाई नॉट दिया है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स और वी नॉट है 0.60 V। स्टेप 2, एग्जैक्ट फॉर्मूलाज चूज करो। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए न्यू नॉट इक्वल टू फाई नॉट डिवाइडेड बाय h यूज होगा, और वेवलेंथ के लिए हम एनर्जी इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। लेकिन स्टेप 3 सबसे क्रूशियल है मेरे भाई। यहीं पर मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, यूनिट कन्वर्जन। क्योंकि प्लैंक्स कांस्टेंट h की वैल्यू जूल्स में होती है, तो हमें सबसे पहले अपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स को जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे? उस वैल्यू को 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करके। चलो पहली कैलकुलेशन देखते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट h। यहां ध्यान से देखो, हमने न्यूमरेटर में 2.14 EV को जूल में परफेक्टली कन्वर्ट कर लिया है बाय मल्टीप्लाइंग 1.6 × 10⁻⁻19, और इसको डिनोमिनेटर में प्लैंक्स कांस्टेंट यानी 6.63 × 10⁻34 से डिवाइड कर दिया है। इसको सॉल्व करने पर अपना आंसर निकल के आता है 5.16 × 10⁻14 हर्ट्ज। ये आ गई हमारी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब दूसरे पार्ट के लिए टोटल इंसिडेंट एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। टोटल एनर्जी सिंपली होती है मैक्स काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन, यानी 0.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो टोटल बनता है 2.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब वेवलेंथ लैम्डा होगी hc डिवाइडेड बाय 2.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां पर भी ध्यान रखना, एनर्जी को वापस जूल्स में रख के ही डिवाइड करना है। सॉल्व करने के बाद फाइनल वेवलेंथ निकल कर आएगी लगभग 454 नैनोमीटर्स। देखा, पूरा प्रोसेस सिर्फ सही फॉर्मूला चूज करने और यूनिट्स का ध्यान रखने का खेल है। अब रैप अप करते हैं और देखते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स और चैप्टर का फाइनल रिकैप। कॉमन एग्जाम मिस्टेक्स को अपने दिमाग में छाप लो। पहली मिस्टेक, फॉर्मूला में वैल्यूज एज इट इज रख देना विदाउट कन्वर्टिंग EV टू जूल्स। ये तो एब्सोल्युटली अवॉइड करना है। दूसरी मिस्टेक, ग्राफ्स के क्वेश्चंस में इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी का लॉजिक मिक्स कर देना। एक यूनिवर्सल रूल बना लो, इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और फ्रीक्वेंसी का मतलब है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी वजह से इंटेंसिटी बढ़ाने से सैचुरेशन करंट बढ़ता है, पर स्टॉपिंग पोटेंशियल पर जीरो असर पड़ता है। तो इस लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलाज और न्यूमेरिकल सब कुछ सॉलिड तरीके से रिवाइज कर लिया है। एक बार क्विक समरी देखें तो वर्क फंक्शन पाई नॉट मिनिमम एस्केप एनर्जी है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट के बिना इलेक्ट्रॉन का इमिट होना इम्पॉसिबल है। आइंस्टाइन्स इक्वेशन k max इज इक्वल टू h न्यू माइनस फाई नॉट ये चैप्टर का स्टार है। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्लासिकल वेव थियरी फेल हो गई थी, क्योंकि लाइट कंटिन्यूअस वेव नहीं बल्कि फोटॉन्स नाम के डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स की तरह चलती है। आप चाहो तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हो नोट्स के लिए। तो इस चैप्टर ने हमें क्लियरली दिखाया कि लाइट, जिसे हम हमेशा वेव मानते आ रहे थे, वो एक्चुअली एक पार्टिकल जैसा बिहेव करती है। लेकिन भाई, फिजिक्स यहाँ रुकती थोड़ी है। लुइस डे ब्रॉली ने आगे चलकर एक बहुत ही माइंड बेंडिंग सवाल पूछा। उन्होंने सोचा कि अगर नेचर सिमेट्रिकल है और एक वेव एक पार्टिकल की तरह एक्ट कर सकती है, तो क्या एक मास वाला नॉर्मल पार्टिकल जैसे एक इलेक्ट्रॉन वेव की तरह एक्ट कर सकता है? और ड्यूअल नेचर का यही सबसे बड़ा सस्पेंस है। चैप्टर 12 एटम्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम कोर एटॉमिक मॉडल्स, उनके फॉर्मूलाज, इलेक्ट्रॉन एनर्जी कैलकुलेशंस और बोर के पोस्टुलेट्स समझेंगे। साथ ही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा और न्यूमेरिकल्स की अप्रोच क्लियर करेंगे, जो बोर्ड्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा पहले टॉपिक पर चलते हैं। फर्स्ट टॉपिक, रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल। रदरफोर्ड का ये मॉडल एटॉमिक स्ट्रक्चर का एब्सोल्यूट फाउंडेशन है। उनके कहने पर गाइगर और मार्सडन ने एक अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। सेटअप ध्यान से समझना।
उन्होंने एक रेडियो एक्टिव सोर्स से 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स की एक बीम निकाली और इस बीम को एक बहुत ही पतली गोल्ड फॉइल पर फायर किया, जिसकी थिकनेस सिर्फ 2.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर्स थी। बेसिक आइडिया ये था कि देखें ये पॉजिटिवली चार्ज्ड अल्फा पार्टिकल्स एटम के अंदर जाकर इंटरैक्ट कैसे करते हैं। क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से एक्सपेक्टेशन ये थी कि मोस्टली पार्टिकल्स सीधा निकल जाएंगे, और एग्जैक्टली वही हुआ। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स बिना किसी डेविएशन के फॉइल से पास हो गए। लेकिन यहाँ एक मेजर कैच था। करीब 8000 में से एक पार्टिकल 90 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ और कुछ तो वापस सेम पाथ पर बाउंस बैक कर गए। ये डायरेक्ट प्रूफ था कि एटम का मैक्सिमम मास और सारा पॉजिटिव चार्ज एक बहुत छोटे से डेंस सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड है। इसे ही हम आज न्यूक्लियस कहते हैं। यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम टर्म आती है, इम्पैक्ट पैरामीटर, जिसे हम बी से डिनोट करते हैं। यह अल्फा पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, स्ट्रिक्टली फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। सिंपल वर्ड्स में समझें तो पार्टिकल न्यूक्लियस के कितना डायरेक्ट रास्ते में आके टकरा रहा है। इम्पैक्ट पैरामीटर जितना छोटा होगा, रिपल्शन उतना ज्यादा होगा और स्कैटरिंग एंगल उतना ही बड़ा होगा। और अगर डायरेक्ट हेड ऑन कोलिजन है जहां बी 0 हो जाता है, तो पार्टिकल पूरा 180 डिग्री रिबाउंड करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसी कोलिजन कॉन्सेप्ट को अगर हम मैथमेटिकली देखें तो न्यूक्लियस का एग्जैक्ट साइज लिमिट हम फिजिकल टच से नहीं बल्कि एनर्जी कंजर्वेशन से निकालते हैं। इसकी फिजिकल इंट्यूशन ये है कि अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस को कभी एक्चुअल में टच नहीं करता। एक पॉइंट आता है जहां इंटेंस कूलोम्बिक रिपल्शन की वजह से पार्टिकल मोमेंटरली स्टॉप हो जाता है। उस एग्जैक्ट मोमेंट पर उसकी सारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। उस मिनिमम गैप को हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच यानी डी कहते हैं। अब इसका न्यूमेरिकल अप्रोच ध्यान से देखिए। सबसे पहले पार्टिकल की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के आइडेंटिफाई करो, फिर इसको पोटेंशियल एनर्जी के बराबर इक्वेट कर दो, यानी के इक्वल्स 1/4πε0 मल्टीप्लाइड बाय 2e जो अल्फा पार्टिकल का चार्ज है इंटू Ze जो टारगेट न्यूक्लियस का चार्ज है एंड होल डिवाइडेड बाय d। फिर इक्वेशन को रीअरेंज करके डिस्टेंस d के लिए सॉल्व कर लो। अगर हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 12.2 को देखें तो जब 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल को हिट करता है जहां Z 79 है, तो D की वैल्यू सॉल्व करके लगभग 30 फर्मी आती है। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन है। अब आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स एंड एनर्जी की तरफ। न्यूक्लियस का साइज हमने लिमिट कर दिया। अब उन इलेक्ट्रॉन्स पर फोकस करते हैं जो न्यूक्लियस के आसपास घूम रहे हैं। ये फॉर्मूलाज आपके नोट्स के लिए परफेक्ट हैं। यहाँ काइनेटिक, पोटेंशियल और टोटल एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन दिया गया है, जो डायरेक्ट एमसीक्यूज या डेरिवेशंस में आता है। काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ नेगेटिव होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। और जब आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो टोटल एनर्जी E आती है, -E²/8πε0r। ये नेगेटिव टोटल एनर्जी इस बात का एब्सोल्यूट प्रूफ है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के फील्ड के अंदर स्ट्रांगली बाउंड है। अब अगर एग्जाम में टोटल एनर्जी देकर ऑर्बिटल रेडियस निकालने को बोल दें तो अप्रोच समझिए। लेट्स से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सबसे पहले इसे जूल्स में कन्वर्ट करना है बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 1.6 × 10⁻⁻19। फिर टोटल एनर्जी के फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके रेडियस r के लिए इक्वेशन सॉल्व करनी है। हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन के लिए ये रेडियस कैलकुलेट करके अप्रॉक्सीमेटली 5.3 × 10⁻11 मीटर्स आता है। हेल्पफुल लग रहा है तो एक बार हाइप जरूर करना। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, बोर्स 3 पॉस्टुलेट्स। रदरफोर्ड के मॉडल में एक बहुत बड़ा क्लासिकल फ्लॉ था। क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी साफ कहती है कि कोई भी एक्सेलरेटिंग चार्ज एनर्जी रेडिएट करता है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में है, उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, तो लॉ के हिसाब से उसे कंटिन्यूसली एनर्जी लूज करके स्पाइरल होते हुए न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। फिर मैटर स्टेबल कैसे है? बोहर ने इसे फिक्स किया एक क्वांटम लीप से। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल, नॉन रेडिएटिंग, क्वांटाइज्ड ऑर्बिट्स में रहते हैं बिना कोई एनर्जी लूज किए। बोहर के इन 3 पॉस्टुलेट्स को ठीक से दिमाग में बिठा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉस्टुलेट 1, इलेक्ट्रॉन्स के स्पेसिफिक स्टेबल ऑर्बिट्स होते हैं जिनमें वो रेडिएट नहीं करते। पॉस्टुलेट 2 जो सबसे क्रूशियल है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है, यानी L की वैल्यू सिर्फ n × h/2π हो सकती है, जहां n एक इंटीजर है। पॉस्टुलेट 3, फोटॉन तभी एमिट या एब्जॉर्ब होता है जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे में जंप करता है और उस फोटॉन की एनर्जी इनिशियल और फाइनल स्टेट के एनर्जी डिफरेंस की इक्वल होती है, यानी hν = E initial - E final। इन्हीं पॉस्टुलेट से हमें ये जबरदस्त मेमोरी ट्रिक फॉर्मूला मिलता है हाइड्रोजन एनर्जी लेवल्स के लिए। En = -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स डिवाइडेड बाय n²। n यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है,
मतलब अगर n इक्वल टू 1 है तो एनर्जी -13.6 EV होगी। n इक्वल टू 2 के लिए बस 4 से डिवाइड कर दो तो -3.4 EV आएगा। न्यूमेरिकल्स में इस फॉर्मूला को डायरेक्ट यूज करना, कैलकुलेशंस बहुत फास्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट आते हैं हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा पर। अब देखते हैं बोहर के इस मैथ्स ने ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रा को कैसे एक्सप्लेन किया। इन एनर्जी जंप्स को ध्यान से समझो। इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए एग्जैक्ट स्पेसिफिक एनर्जी डिफरेंस चाहिए होता है। जैसे ग्राउंड स्टेट n=1 से n=2 तक जाने के लिए आपको एग्जैक्टली 10.2 EV चाहिए, जो कि दोनों स्टेट्स का डिफरेंस है, ना इससे थोड़ा कम ना ज्यादा। और अगर एटम से इलेक्ट्रॉन को हमेशा के लिए फ्री करना है यानी आयोनाइज करना है तो ग्राउंड स्टेट से आपको स्ट्रिक्टली 13.6 EV की आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। और इसका उल्टा भी बिल्कुल ट्रू है। जब एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स वापस लोअर स्टेट्स में गिरते हैं तो वो एग्जैक्टली उन्हीं एनर्जी डिफरेंसेस के बराबर के फोटॉन्स एमिट करते हैं। यही वजह है कि हाइड्रोजन गैस का एमिशन स्पेक्ट्रम रेनबो जैसा कंटिन्यूस नहीं होता, उसमें ये स्पेसिफिक बारकोड लाइक लाइंस आती हैं। बोर के मैथमेटिकल मॉडल ने इन एग्जैक्ट वेवलेंथ्स को परफेक्टली डिराइव करके प्रैक्टिकली प्रूव कर दिया था। चलिए अब इस चैप्टर के एग्जाम टिप्स और रिकैप पर आते हैं। बोर्ड और कंपैरेटिव एग्जाम्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त स्टूडेंट्स ये कॉमन मिस्टेक्स सबसे ज्यादा करते हैं। मिस्टेक 1, जब फॉर्मूला में बाकी वेरिएबल्स SI यूनिट में होते हैं तब फाइनल रेडियस कैलकुलेशन में इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स को जूल्स में कन्वर्ट करना भूल जाना। हमेशा याद रखें 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करना है। मिस्टेक 2, पोटेंशियल और टोटल एनर्जी के फॉर्मूलाज में नेगेटिव साइन मिस कर देना। यह नेगेटिव साइन इलेक्ट्रॉन की बाउंड स्टेट शो करता है, इसे कभी इग्नोर मत करना। मिस्टेक 3, Z की वैल्यू गलत पुट कर देना, जैसे गोल्ड के लिए 79 है और हाइड्रोजन के लिए 1। अगर कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर लग रहे हैं तो हाइप कर देना। चैप्टर 13 न्यूक्लियाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम न्यूक्लियाई चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलाज और उनकी इन डेप्थ रीजनिंग कवर करेंगे। बेसिक्स से स्टार्ट करके न्यूक्लियस का साइज, डेंसिटी, मास डिफेक्ट और इस चैप्टर की जान यानी बाइंडिंग एनर्जी कर्व को समझेंगे। फिर आएगा न्यूक्लियर फोर्स और लास्ट में बोर्ड्स, JEE और CUET के लिए एग्जैक्ट न्यूमेरिकल अप्रोच और कॉमन मिस्टेक्स। चैप्टर काफी स्कोरिंग है तो फोकस बिल्कुल बनाए रखना। सेक्शन 1 चैप्टर ओवरव्यू एंड बेसिक्स। सबसे पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी समझते हैं क्योंकि इन्हीं टर्म्स का हमें आगे बार बार यूज करना है। न्यूक्लियस के अंदर मेनली प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं जिन्हें हम कंबाइंड फॉर्म में न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। इनके कॉम्बिनेशन से 3 मेन एटॉमिक स्पीशीज बनती हैं। पहला आइसोटोप्स, इसमें एटॉमिक नंबर Z सेम होता है बट न्यूट्रॉन नंबर N डिफरेंट होता है, जैसे क्लोरीन 35 और 37। दूसरा आइसोबार्स, इनका टोटल मास नंबर A सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रीटियम और हीलियम 3 दोनों का मास नंबर 3 है। और तीसरा आइसोटोन्स, जिसमें न्यूट्रॉन्स एग्जैक्ट सेम होते हैं। वैसे एक छोटा सा हिस्टोरिकल फैक्ट बता दूं, इन न्यूट्रॉन्स की एग्जिस्टेंस 1932 में जेम्स चार्डविक ने वेरीफाई की थी, जब उन्होंने बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड किए थे। सेक्शन 2 न्यूक्लियस साइज एंड डेंसिटी। रदरफोर्ड के क्लासिक अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से हमें पहली बार एटम के अंदर इस टाइनी न्यूक्लियस के साइज का आइडिया मिला था। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि हर एलिमेंट के न्यूक्लियस का साइज सेम नहीं होता। अब इस इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को देखते हैं। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस R = R0 A⁻⁴। यहाँ A मास नंबर है और R0 एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू लगभग 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर्स होती है, यानी 1.2 फेम्टोमीटर्स। इसे तुरंत नोट्स में लिख लो, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बेस वाले क्वेश्चंस आते हैं इस पर। अब इस फॉर्मूला से एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। देखो, किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम उसके रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम सीधे मास नंबर A के प्रोपोर्शनल हो गया। जब आप डेंसिटी निकालने के लिए मास को वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो मास नंबर A कैंसिल आउट हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियर डेंसिटी एक एब्सोल्यूट कांस्टेंट वैल्यू है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर A। एक हल्का ऑक्सीजन न्यूक्लियस हो या हैवी आयरन, उनकी डेंसिटी लगभग 2.3 × 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब होती है। ये नॉर्मल मैटर से प्रैक्टिकली अनबिलीवेबल एक्सटेंट तक डेंस है। सेक्शन 3 मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। चलिए अब इस चैप्टर के सबसे क्रूशियल पार्ट की तरफ शिफ्ट होते हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट आइंस्टाइन के फेमस मास एनर्जी इक्विवेलेंस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। फॉर्मूलाज पे जाने से पहले एक नंबर बिल्कुल दिमाग में बिठा लो। 1 एटॉमिक मास यूनिट यानी 1U का मास एग्जैक्टली 931.5 MeV एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है।
अगर आप 1U मास को प्योर एनर्जी में कन्वर्ट कर दें तो इतनी ही एनर्जी निकलेगी। ये सिंगल नंबर न्यूमेरिकल्स में आपका बहुत टाइम बचाएगा। अब आते हैं मास डिफेक्ट पर, जिसे डेल्टा एम कहते हैं। लॉजिकली सोचो, एक न्यूक्लियस का मास उसके इंडिविजुअल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के टोटल मास के बराबर होना चाहिए, राइट? बट एक्सपेरिमेंटली एक बाउंड न्यूक्लियस का मास हमेशा उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के टोटल मास से थोड़ा सा कम होता है। ये जो मास का डिफरेंस है ना, यही मास डिफेक्ट कहलाता है। फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर है, Z टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन। इन सब के सम में से एक्चुअल न्यूक्लियस का एक्सपेरिमेंटल मास m सब्ट्रैक्ट कर दो। नोट डाउन दिस फॉर्मूला। तो क्वेश्चन ये है कि ये मिसिंग मास आखिर गया कहाँ? आइंस्टाइन ने हमें बताया कि ये मास एक्चुअली एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है, और यही मैसिव एनर्जी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को आपस में स्ट्रिक्टली बाइंड करके रखती है। इसे ही हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। फॉर्मूला बनता है बाइंडिंग एनर्जी EB इक्वल्स टू मास डिफेक्ट डेल्टा m मल्टीप्लाइड बाय c²। प्रैक्टिकल टर्म्स में बताऊं तो अगर डेल्टा m आपने U में निकाला है तो सीधा उसे 931.5 से मल्टीप्लाई कर दो, एनर्जी डायरेक्ट MEV में मिल जाएगी। सेक्शन 4, द बाइंडिंग एनर्जी कर्व। अब देखते हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ। ये बेसिकली एटम की स्टेबिलिटी का अल्टीमेट मैप है। ग्राफ के एक्सिस को ध्यान से देखो। वाई एक्सिस पर हमने टोटल बाइंडिंग एनर्जी प्लॉट नहीं की है, बल्कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन प्लॉट की है। ये टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय मास नंबर होती है। एक्स एक्सिस पर है हमारा मास नंबर A। आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट पर कर्व नीचे है और मिडिल में एक ऑलमोस्ट फ्लैट प्लेटो जैसा बन रहा है। इस कर्व को जल्दी से डिकोड करते हैं। पहला पॉइंट, पीक ऑफ स्टेबिलिटी। सबसे टाइटली बाउंड न्यूक्लियस नेचर में आयरन 56 है, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम 8.75 MeV पर न्यूक्लियॉन होती है। दूसरा, मिडिल मास न्यूक्लियाई बेसिकली A इक्वल टू 30 से 170 के बीच, वहां बाइंडिंग एनर्जी रफली 8 MeV पर कांस्टेंट रहती है। और तीसरा, लाइटर न्यूक्लियाई और 170 से हेवियर न्यूक्लियाई के लिए ये कर्व क्लियरली ड्रॉप करता है। अगर ये क्लियर लग रहा है तो कमेंट्स में हाइप कर देना, क्योंकि यही कर्व आगे पूरी न्यूक्लियर फिजिक्स का बेस है। सेक्शन 5, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। अब थोड़ा पीछे हटकर सोचते हैं। न्यूक्लियस के अंदर इतने सारे पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स एक दूसरे को स्ट्रांगली रिपेल करते हैं, तो उन्हें इतनी टाइटली बाइंड करके रखता कौन है? यहां एंट्री होती है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स की। इस फोर्स के पास कुछ बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली बात, ये नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, इसीलिए ये कूलम रिपल्शन को हरा पाता है। लेकिन इसकी रीच बहुत लिमिटेड है। ये स्ट्रिक्टली शॉर्ट रेंज्ड है और सिर्फ कुछ फेम्टोमीटर्स तक ही काम करता है। एक और पॉइंट, ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। दो प्रोटॉन्स के बीच, दो न्यूट्रॉन्स के बीच या एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला स्ट्रॉन्ग फोर्स प्रैक्टिकली इक्वल होता है। और फाइनली, इस फोर्स में सैचुरेशन प्रॉपर्टी होती है। एक न्यूक्लियॉन सिर्फ अपने क्लोजेस्ट नेबर से इंटरैक्ट करता है, सभी से नहीं। यही रीजन है कि बाइंडिंग एनर्जी कर्व मिडिल में फ्लैट हो जाता है। इस फोर्स का बिहेवियर इस पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ से और अच्छे से क्लियर होगा। वाई एक्सिस पर पोटेंशियल एनर्जी है और एक्स एक्सिस पर दोनों न्यूक्लियॉन्स के बीच का डिस्टेंस। ध्यान दो कि जब सेपरेशन R0, जो कि लगभग 0.8 फेम्टोमीटर्स है, वहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। इस R0 से दूर जाने पर फोर्स स्ट्रांगली अट्रैक्टिव होता है, लेकिन अगर आप उन्हें R0 से ज्यादा करीब पुश करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी शार्पली पॉजिटिव हो जाती है, जिसका मतलब है कि फोर्स स्ट्रांगली रिपल्सिव बन जाता है ताकि न्यूक्लियस कोलैप्स ना हो जाए। सेक्शन 6, न्यूमेरिकल्स एंड कॉमन मिस्टेक्स। कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलाज तो हमने अच्छे से समझ लिए। अब आते हैं एप्लीकेशन पार्ट पर, जहां मार्क्स स्कोर होते हैं। चलिए न्यूमेरिकल अप्रोच और एग्जाम ट्रैप्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जी निकालने का एग्जैक्ट थिंकिंग प्रोसेस क्या होना चाहिए। स्टेप 1, क्वेश्चन में दिए गए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एक्चुअल न्यूक्लियस के मासेस केयरफुली U यूनिट में नोट करो। स्टेप 2, कॉन्स्टिट्यूएंट्स के टोटल मास में से एक्चुअल मास को सब्ट्रैक्ट करके डेल्टा M निकालो। स्टेप 3, डेल्टा M आते ही सिंपली उसे 931.5 से मल्टीप्लाई कर दो। बूम, आपके पास टोटल बाइंडिंग एनर्जी MeV में आ गई। जैसे ऑक्सीजन 16 के एग्जाम्पल में मास डिफेक्ट 0.13691 U निकलता है, जिसे 931.5 से मल्टीप्लाई करने पर डायरेक्टली 127.5 MeV आंसर आ जाता है। एग्जाम में इस तरह का असर्शन रीजन क्वेश्चन आना बहुत कॉमन है। क्वेश्चन देखो, असर्शन डेंसिटी ऑफ एन आयन न्यूक्लियस इज सेम एज एन ऑक्सीजन न्यूक्लियस। रीजन, न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर A।
अब अपना लॉजिक अप्लाई करते हैं। हमने साइज एंड डेंसिटी टॉपिक में अभी डिराइव किया था कि डेंसिटी एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होती है क्योंकि वॉल्यूम डायरेक्टली मास नंबर ए के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब असर्शन एग्जैक्टली करेक्ट है और रीजन उसी मैथमेटिकल लॉजिक को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। सो फाइनल आंसर क्या होगा? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इजी +4 मार्क्स। अब उन कॉमन मिस्टेक्स को नोट करो जो स्टूडेंट्स एग्जाम प्रेशर में अक्सर करते हैं। पहली मिस्टेक, बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए मास डिफेक्ट को पहले केजी में कन्वर्ट करना और फिर उसे c² से मल्टीप्लाई करना। ये बहुत बड़ा टाइम वेस्ट है। करेक्ट अप्रोच हमेशा यही है कि मास को यू में रखो और सीधा 931.5 MeV फैक्टर यूज करो। दूसरी मिस्टेक, क्वेश्चन में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछा होता है और स्टूडेंट सिर्फ टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकालकर फाइनल आंसर छोड़ देते हैं। ध्यान रखना, जब टोटल BE आ जाए तो उसे न्यूक्लियस के मास नंबर A से डिवाइड करना मत भूलना। तो इस लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलेज और न्यूमेरिकल्स रिवाइज कर लिए हैं। एक क्विक रिकैप करते हैं। रेडियस मास नंबर के क्यूब रूट पर डिपेंड करता है। न्यूक्लियर डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है। टोटल बाइंडिंग एनर्जी सिंपल मल्टीप्लिकेशन है मास डिफेक्ट और 931.5 का। और सबसे इंपॉर्टेंट, द बाइंडिंग एनर्जी कर्व जो मिडिल में फ्लैट है और एंड्स पर ड्रॉप करता है। जाते जाते इस बारे में ज़रूर सोचना, ये जो कर्व दोनों एंड्स पर ड्रॉप होता है ना, एक्चुअली यही डिस्टेबलाइजेशन उन दो मोस्ट पावरफुल फिनोमेना का सोर्स बनता है, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। अगर ये कर्व दोनों एंड्स पर गिरा नहीं होता तो इन प्रोसेसेस से एनर्जी निकालने का कोई तरीका ही नहीं बचता। आई होप सब कुछ परफेक्टली क्लियर है। चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स का बेस समझेंगे। कॉन्सेप्ट्स लाइक एनर्जी बैंड्स, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, डोपिंग और फाइनली पीएन जंक्शन फॉर्मेशन को डिटेल में कवर करेंगे। बोर्ड्स, CUET और JEE के लिए ये चैप्टर काफ़ी स्कोरिंग है क्योंकि इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी और फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो फोकस बनाए रखना, डायरेक्टली कोड थ्योरी पे आते हैं। सबसे पहले एनर्जी बैंड्स के कॉन्सेप्ट का फिजिकल इंट्यूशन समझो। एब्सोल्यूट जीरो यानी 0 केल्विन पर दो मेन बैंड्स होते हैं। नीचे वाला है आपका वैलेंस बैंड, यहां सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड होते हैं तो ये कंप्लीटली फिल्ड होता है। ऊपर वाला है कंडक्शन बैंड जो 0 केल्विन पर बिल्कुल एम्प्टी होता है। अब इन दोनों के बीच में ना एक रुकावट होती है, एक बैरियर जिसे हम एनर्जी गैप या बैंड गैप बोलते हैं और इसको हम EG से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्ट करने के लिए इसी गैप को जंप करके कंडक्शन बैंड में जाना पड़ता है। अब इसी एनर्जी गैप के बेसिस पर हम मटेरियल्स को क्लासिफाई करते हैं। मेटल्स में देखो, वैलेंस और कंडक्शन बैंड्स ओवरलैप करते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो कर पाते हैं। इंसुलेटर्स में यह गैप बहुत बड़ा होता है। प्रैक्टिकली EG इज ग्रेटर दैन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। थर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रॉन इस गैप को क्रॉस ही नहीं कर पाता। लेकिन सेमीकंडक्टर्स का केस बहुत इंटरेस्टिंग है। यहां गैप छोटा होता है। बेसिकली EG इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इसका मतलब रूम टेम्परेचर पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी थर्मल एनर्जी आ जाती है कि वो इजीली गैप क्रॉस करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, जिससे हमें थोड़ी कंडक्टिविटी मिलती है। जब एक इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी गेन करके अपना कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करता है और आगे बढ़ता है तो वो अपनी पुरानी जगह पर एक वैकेंसी छोड़ देता है। बस इसी खाली जगह को हम होल कहते हैं। अब ध्यान देना, होल एक्चुअली कोई फिजिकल पार्टिकल नहीं है, बल्कि ये एक अपैरेंट फ्री पार्टिकल की तरह बिहेव करता है जिसका इफेक्टिव चार्ज पॉजिटिव Q होता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं हमें लगता है कि होल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर लग रहा है तो हाइप कर देना। चलिए अब देखते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को। इसका मतलब है बिल्कुल प्योर फॉर्म ऑफ सिलिकॉन या जर्मेनियम। रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, थर्मल एनर्जी की वजह से कुछ कोवेलेंट बॉन्ड्स टूट जाते हैं। हर एक टूटे हुए बॉन्ड से एक फ्री इलेक्ट्रॉन और एक होल जनरेट होता है। इसीलिए प्योर सेमीकंडक्टर में नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी Ne हमेशा नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स यानी NH के बराबर होती है। इसी को हम इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन Ni बोलते हैं। बट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यह है कि इनकी ओवरऑल कंडक्टिविटी इतनी लो होती है कि हम इन्हें डायरेक्टली किसी प्रैक्टिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज ही नहीं कर सकते। तो प्योर सेमीकंडक्टर्स की इस लो कंडक्टिविटी वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम डोपिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। जब हम प्योर क्रिस्टल में बाहर से कुछ इंप्योरिटी एटम्स ऐड करते हैं और वो भी बहुत ही कम अमाउंट में, लाइक पार्ट्स पर मिलियन यानी ppm में, तो इनकी कंडक्टिविटी ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाती है। डोप की हुई इन मटेरियल्स को हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट याद रखना, डोपेंट एटम का साइज आपके प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम एटम के साइज के ऑलमोस्ट बराबर होना चाहिए ताकि ओरिजिनल क्रिस्टल लैटिस डिस्टॉर्ट ना हो।
अब डोपिंग होती है दो टाइप्स की। पहला है एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर हम सिलिकॉन में एक पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करें, जैसे आर्सेनिक, एंटिमनी या फॉस्फोरस, जिनके आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो क्या होगा? 4 इलेक्ट्रॉन्स तो सिलिकॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, पर वो 5वां इलेक्ट्रॉन वीकली बाउंड रह जाता है और आसानी से फ्री हो जाता है कंडक्शन के लिए, क्योंकि हमने प्रैक्टिकली नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा दिए हैं। इलेक्ट्रॉन्स यहां मेजॉरिटी कैरियर्स बन जाते हैं और होल्स माइनॉरिटी। मैथमेटिकली बोलूं तो Ne इज मच मच ग्रेटर देन NH। दूसरा केस देखते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें हम ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी यूज करते हैं, जैसे इंडियम, बोरॉन या एल्यूमिनियम। इनके पास सिर्फ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जब ये 4 सिलिकॉन एटम से घिरते हैं तो एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है, यानी एक वेकेंसी या होल बन जाता है। यहां हर डोपेंट एटम एक्चुअली एक होल डोनेट कर रहा है। इस स्पेसिफिक केस में होल्स आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बन जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी, तो यहां NH इज मच मच ग्रेटर देन Ne। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम में किसी भी सेमीकंडक्टर के लिए एक यूनिवर्सली एप्लीकेबल रिलेशन है। ध्यान से देखना, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी Ne मल्टीप्लाइड बाय नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स यानी NH इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन Ni स्क्वायर। ये डायरेक्ट मास एक्शन लॉ पर बेस्ड है। एग्जाम में इस फॉर्मूला पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो ये रिलेशन आपको बिल्कुल टिप्स पर याद होना चाहिए। चलिए एक डायरेक्ट NCERT न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं कॉन्सेप्ट पक्का करने के लिए। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल में 5 × 10⁻28 एटम्स पर मीटर क्यूब्ड है। इसको 1 ppm आर्सेनिक से डोप किया गया है। इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन Ni की वैल्यू दी गई है 1.5 × 10⁻16। हमें Ne और NH निकालना है। सबसे पहले नोन वैल्यूज आइडेंटिफाई करो। ध्यान दो, आर्सेनिक एक पेंटावैलेंट इंप्योरिटी है, मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये एन टाइप मटेरियल बनेगा। इसका सीधा मतलब है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का काउंट ज्यादा होगा। अब न्यूमेरिकल अप्रोच को स्टेप बाय स्टेप ध्यान से समझना। सबसे पहले हम डोनर कॉन्सेंट्रेशन यानी ND निकालेंगे। 1 ppm का मतलब है हर 1 मिलियन यानी 10⁻6 सिलिकॉन एटम्स के पीछे एक आर्सेनिक एटम है, तो ND होगा टोटल एटम्स डिवाइडेड बाय 10⁻6। एक बार ND आ गया तो क्योंकि ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आपके डोपिंग से ही आएंगे, सो हम डायरेक्टली अज्यूम कर सकते हैं कि Ne अप्रॉक्सीमेटली ND के बराबर है। फिर थर्ड स्टेप में अपना वही स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम इक्वेशन Ne टाइम्स NH इक्वल्स Ni स्क्वायर लगाएंगे और वहां से इजीली NH कैलकुलेट कर लेंगे। तो स्टेप्स को सॉल्व करने पर डोनर एटम्स की कॉन्सेंट्रेशन आती है 5 × 10⁻22 पर मीटर क्यूब, जो कि हमारा Ne बन जाएगा। फिर सिंपली फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके NH की वैल्यू आती है 4.5 × 10⁻9 पर मीटर क्यूब। अपना फाइनल आंसर क्रॉस चेक करो। Ne की वैल्यू 10⁻22 की रेंज में है और NH सिर्फ 10⁻9 की रेंज में। दोनों में एक मैसिव डिफरेंस है और ये ह्यूज गैप मैथमेटिकली प्रूव करता है कि एक्स्ट्रा इंप्योरिटी ऐड करने से मेजॉरिटी कैरियर्स एक्सपोनेंशियली बढ़ जाते हैं। ये कंप्लीटली एक एन टाइप मटेरियल बन चुका है। चलिए अब चैप्टर के नेक्स्ट मेजर कॉन्सेप्ट पर मूव करते हैं, PN जंक्शन फॉर्मेशन। जब हम P टाइप और N टाइप सेमीकंडक्टर्स को एक स्पेशल मेथड से ज्वाइन करते हैं तो 2 बहुत ही क्रूशियल प्रोसेसेस तुरंत स्टार्ट होते हैं। पहला है डिफ्यूजन। P साइड में देखो होल्स ज़्यादा हैं और N साइड में इलेक्ट्रॉन्स, तो इस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से होल्स P से N की तरफ और इलेक्ट्रॉन्स N से P की तरफ डिफ्यूज करने लगते हैं। दूसरा प्रोसेस है ड्रिफ्ट। ये जंक्शन के पास बनने वाले इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है। ये दोनों ही प्रोसेसेस बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। अब समझो कि जंक्शन पर एग्जैक्ट होता क्या है। जब इनिशियल डिफ्यूजन होता है तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जंक्शन क्रॉस करते टाइम एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, लेकिन अपने पीछे वो इमोबाइल आयनाइज्ड कोर्स छोड़ जाते हैं। N साइड पर पॉजिटिव आयंस बच जाते हैं और P साइड पर नेगेटिव आयंस। इस स्पेसिफिक एरिया में अब आपका कोई फ्री चार्ज कैरियर नहीं बचता। बस इसी खाली स्पेस चार्ज रीजन को हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं। ये बचे हुए इमोबाइल आयंस एक स्ट्रॉन्ग इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं जो एक इनविजिबल बैरियर का काम करता है और इवेंचुअली फर्दर डिफ्यूजन को कंप्लीटली स्टॉप कर देता है। यहाँ कुछ कॉमन एग्जाम मिस्टेक्स जल्दी से नोट कर लो, जहाँ हर साल स्टूडेंट्स के मार्क्स कटते हैं। पहला, N टाइप और P टाइप में मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कैरियर्स में कन्फ्यूजन। याद रखना N फॉर नेगेटिव मतलब N टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में है। दूसरा, न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम बच्चे फ्रीक्वेंटली इक्विलिब्रियम फॉर्मूला में Ni का स्क्वायर करना भूल जाते हैं। और तीसरा, PN जंक्शन की थ्योरी में डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट्स के रीजन मिक्सअप कर देते हैं। याद रखना, डिफ्यूजन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से होता है और ड्रिफ्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अगर ये पॉइंट्स हेल्पफुल लग रहे हैं तो एक बार हाइप जरूर करना।
तो इस लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलाज और न्यूमेरिकल्स इफेक्टिवली रिवाइज कर लिए हैं। हमने देखा कि कैसे एनर्जी बैंड गैप मटेरियल की बेसिक कंडक्टिविटी डिसाइड करता है। फिर हमने डोपिंग का यूज करके एक्सट्रिंसिक एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स बनाए और लास्ट में कवर किया कि इन दोनों को मिलाने से पीएन जंक्शन बनता है, जिसमें ये डिप्लीशन रीजन एक बहुत बड़ा की रोल प्ले करता है। पता है, ये छोटा सा डिप्लीशन रीजन ही सारे मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे डायोड्स और ट्रांजिस्टर्स की एक्चुअल फाउंडेशन है। सोचना इस बारे में कि कैसे एक माइक्रोस्कोपिक इनविजिबल बैरियर ने आज का पूरा टेक रेवोल्यूशन ला दिया। सोचिए, रिवाइज करिए और आगे एक्सप्लोर करते रहिए।